तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है डेमन स्पिरिट सीड मैनुअल उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। इसलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं मेन एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है युआन और एक ओटाकू रहता है। ओटाकू मतलब वो बंदा जिसको एनिमे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं और इसको भी एनिमे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है और नॉर्मली खाली घर पर रह के एनिमे ही देखने का काम करता है। घर से बाहर बहुत ही कम निकलता है जब इसको जरूरत पड़ती है तब। और आज के दिन वो बहुत ज़्यादा खुश है और एक जगह पर जाने के लिए तैयार है और वहाँ वो एयरपोर्ट के जरिए जाने वाला था, यानी प्लेन के जरिए। तो वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि एक एनिमे थीम पार्क में जाने वाला है। मतलब ऐसा पार्क जहाँ एनिमे से रिलेटेड चीज़ रहेंगे, एनिमे के खिलौने, एनिमे की मूर्ति वगैरह रहेगी। और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली उसे वहाँ जाने को मिल रहा है, जो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है एनिमे थीम पार्क में जाने के लिए और अपना मतलब वही प्लेन का इंतजार कर रहता है। तो प्लेन आ जाता है तो प्लेन पर जाने के लिए निकल जाता है। और लेकिन जैसे वो प्लेन के अंदर एंट्री करने वाला रहता है, आसपास मतलब बहुत सारी अजीब चीज़ें होने लगती है, पूरा चमकने लगता है। लेकिन उस बिंदास रहता है, वो आसपास देखता ही नहीं, आंख बंद करके चुपचाप प्लेन में जा रहा है। और जैसे ही वो प्लेन में एंट्री मारता है, लेकिन वो प्लेन के अंदर नहीं जाता, वो बल्कि एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। मतलब हाँ गाइस, एक ऐसी का एनिमे है। और जैसे वो दूसरे दुनिया में जाता है, अपना आँख खोल के देखते कि भाई क्या अजीब जगह पे पहुंच चुका है। एकदम मतलब ये पूरा मतलब अजीब लग रहा है, आसपास मैजिकल चीज़ें दिखाई दे रही है जैसे कि एनिमे के अंदर होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो प्लेन के अंदर से मतलब बैठ के वो एनिमे थीम पार्क में पहुंच चुका है। और उसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये वही थीम पार्क है। और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और वो मतलब बहुत ज़्यादा चौंका भी है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि एनिमे थीम पार्क इतना अच्छा होगा। और आसपास चीज़ें देखते कि हाँ भाई यार सच में बहुत कमाल का है। और उसे मज़ा आने लगता है और हर जगह मैजिकल चीज़ें हो रही है, लोग झाड़ू पे उड़ रहे हैं, कालीन पे बैठ के उड़ रहे हैं। और एक लड़की रहती है जो कि स्कूल जा रही रहती है अपने ड्रैगन पे उड़ के और मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। उसे तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि वो अभी फिलहाल के लिए एनिमे थीम पार्क में है और फोटो वगैरह लेने लगता है, सेल्फी खींचने लगता है। तभी बाजू में एक छोटा सा ड्रैगन आता है और ड्रैगन उसे चाट लेता है। तब एहसास होता है अरे भाई ये ड्रैगन तो जिंदा है, मतलब ये ड्रैगन असली है। तब उसे एहसास होता है कि वो कोई थीम पार्क में नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होकर आ चुका है। और वहीं पर उसे सदमा लग जाता है कि अरे भाई मेरे साथ क्या होगा, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बैठ के दुखड़ा रोने लगता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो खुद को मतलब तैयार हो जाता है कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ दूसरी दुनिया में। और सोचने लगता है कि भाई जिससे मतलब एनिमे के अंदर होते हैं कि जो मेन कैरेक्टर रहता है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, और इससे शायद मैं भी मेन कैरेक्टर हूँ जो कि दूसरी दुनिया में पहुंच चुका हूँ। और जैसे एनिमे के अंदर होता है कोई मतलब मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाता है तो लड़की वगैरह मिलते हैं, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, ये चीज़ मिलेगा वो चीज़ मिलेगा, इसलिए मुझे भी जरूर मिलेगा। और मुझे बस 2 मिनट रुक के इंतजार कर रहा है, फिर इसके बाद देखना मज़ा ही आएगा, फिर मेरी ज़िंदगी भी ऐश हो जाएगी। और मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब मज़ा आएगा इस नए दुनिया में। तभी पीछे से एक आदमी आता है, ऐसा देख के बोलता है कहीं तुम बाजू वाले मतलब कोई पड़ोसी देश से तो ना आए हो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब युवान को समझ नहीं आ रहा एंट्रेंस एग्जाम आखिर ये क्या है। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कोई बात नहीं मेरे पीछे आओ, और युवान का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जाने लगता है। और यहाँ पे युवान सोचता है शायद इस दुनिया में कोई एग्जाम देना पड़ता होगा, मैजिक से रिलेटेड होगा, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ और दे देता हूँ। और उसे एक स्कूल में पहुंचा देता है बूढ़ा आदमी, जहाँ वो आसपास देखता है तो काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं। और थोड़ा दूर आगे जाता है तो सामने उसे एक बहुत बड़ा क्रिस्टल दिखाई देता है। और क्रिस्टल के सामने 2 लड़कियाँ खड़ी हैं और 2 लड़कियाँ बताती है ये जो क्रिस्टल है इसे सेलेस्टियल क्रिस्टल कहा जाता है और ये डिसाइड करेगा कि आपका मैजिक कौन सा है। तो ये सुनने के बाद जो मतलब युवान रहता है वो खुश हो जाता है, कहता है अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, रुको अभी तुम सबको दिखाता हूँ मैं कितना पावरफुल हूँ, अभी बता देगा कि मेरे अंदर कितना पावर है। देखना ये क्रिस्टल है ना, इसको पूरा चमका दूंगा, पूरा लाइट आने लगेगा कि तुम लोगों को कुछ दिखेगा भी नहीं। और क्रिस्टल के पास जाता है और जैसे एनिमे के कैरेक्टर एक्टिंग करते हैं, अपना पूरा सुपर पावर जगाने की कोशिश करते हैं, वैसे करता है और क्रिस्टल पे हाथ लगाता है, जिसके बाद तो क्रिस्टल सचमुच चमकने भी लगता है। और यहाँ पे मतलब युवान खुश हो जाता है, अरे वाह देखो चमकने लगा, मतलब मेरे अंदर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पावर है। लेकिन तभी जो 2 लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि नहीं आप आउट हो चुके, अब बाहर निकल जाइए यहाँ से, अब किसी काम के नहीं है। तो ये सुनने के बाद युवान बोलता है अरे यार तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दिया अभी इसके अंदर लाइट चमका, मतलब मेरे अंदर पावर है। लेकिन जो बाकी बच्चे रहते हैं वो सब हंसने लगते हैं और यहाँ पे युवान को समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ये क्या मतलब क्या हो रहा है, लोग हंस क्यों रहे हैं, अभी तो लाइट चमका भी, मतलब मेरे अंदर पावर है। तभी वो लड़के समझाती है अरे मतलब आप गलत समझ रहे, ये चमका इसको चमकना चाहिए था लेकिन आपका व्हाइट चमका, ये ऐसा क्रिस्टल है इस पर अगर आप हाथ लगाओगे तो ये लाल चमका, तो इसका मतलब आपके अंदर आग की पावर है। ये ब्लू चमका इसका मतलब आपके अंदर पानी की ताकत है। ये हरा चमका इसका मतलब आप में लकड़ी की मतलब पावर है। लेकिन जब आपने इसे छुआ ये पूरा व्हाइट चमका, मतलब आपके अंदर पावर ही नहीं है, आपके अंदर कोई सुपर पावर नहीं है। तब एक दूसरी लड़की रहती है वो क्रिस्टल में मतलब माइक्रोस्कोप से देखने लगती है कि हाँ भाई कुछ तो होगा। तब उसको एक पतला सा ग्रीन कलर का दिखाई देता है तो कहती है अरे हाँ देखो इस बंदे के अंदर है, ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी पावर है, देख रहे हो एकदम पतला सा एक रस्सी जितना हमें ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। तो ये लड़की आके बोलती
बोलती है देखो तुम्हारे अंदर पावर है लेकिन बहुत थोड़ी सी है, मेहनत करो 10 साल 20 साल 50 साल करो, तब एक छोटी सी मतलब पतली से जो रस्सी जितना हरा रंग है वो बढ़ेगा तो तुम्हें मतलब और पावर मिलेगी। और मतलब बोलते हैं कि चलो आप निकलो, आपके अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, और उसको भगा देते हैं। और यहाँ पे मतलब युवान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और पीछे सब लोग ये बात करें कि लगभग 100 मतलब लाख साल में भी ऐसा लड़का मैं पहली बार देख रही हूँ, मतलब एक लड़का जिसके अंदर सुपर पावर है ही नहीं, इतना सा है लगभग 1% भी नहीं है, और हंसने लगते हैं। और यहाँ पे युवान का दिमाग खराब हो रहा है और पूरा सदमे में जा चुका है। अरे यार मतलब मैं एनिमे के मेन कैरेक्टर जैसा पूरी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ और मेरे अंदर सुपर पावर ही नहीं है। और एक पेड़ के पास आके मतलब पावर जगाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई मेरे अंदर कुछ होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ उसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं रहती। तभी उसके पास वही बूढ़ा आदमी आता है जो उसको मतलब स्कूल में ले गया था और कहता है देखो हम जैसे लोग भी इस दुनिया में है, ये मैजिकल दुनिया में जहाँ सुपर पावर जैसी चीज़ें रहती है, लेकिन हमारे अंदर सुपर पावर नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है। जिस बंदे के अंदर सुपर पावर नहीं है वो गार्डन का काम करते हैं, वो गार्डनर बन जाते हैं। और चलो हम भी वैसे ही करते हैं, तुम मेरे हिस्सा बन जाओ, मेरे साथ काम करो मेरे गार्डन में, और हम लोग साथ में मिलकर फूल उगाएंगे। और यहाँ पे मतलब युवान भी सोचता है चलो भाई इस दुनिया में आ चुका हूँ, मेरा भी रहने खेलने का कोई मतलब ठिकाना नहीं है, मुझे गार्डन का काम करने का मन तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मैं ये कर लेता हूँ। और प्लस उसके पास ग्रीन का छोटा सा पावर है, मतलब थोड़ा सा पावर है वो प्लांटिंग से रिलेटेड, क्योंकि ग्रीन लाइट जला इसका मतलब बंदे के अंदर प्लांट से रिलेटेड पावर है, तो उसके पास है थोड़ा सा, तो तैयार हो जाता है और गार्डनर बन जाता है। और वहाँ पे मतलब गार्डनिंग रोज करता है, फूल वगैरह पौधे वगैरह उगाता है। और खुद से कहता है अरे यार मैंने सोचा था कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया, बिल्कुल एनिमे के मेन कैरेक्टर जैसा। मैं सोचा यहाँ आने के बाद मेरे को मतलब साथी मिलेंगे, मैं एडवेंचर करूंगा, डेमोन्स वगैरह को मारूंगा, लेकिन यहाँ क्या मैं गार्डन का काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब उसके पास जो सुपर पावर है उससे बस वो छोटे मोटे पौधे वगैरह ही उगा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, जिस बात पे मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता है। और ऐसे ही एक दिन मतलब पौधे वगैरह उगा रहा है, गार्डन का काम कर रहा है, तभी वो बाजू से मतलब एक लड़की या कुछ लड़कों का आवाज़ सुनाई देता है। तो देखने जाता है तो देखता है कि एक सुंदर सी लड़की है बैठी हुई, और 3-4 लड़के हैं जो कि मतलब उस लड़की की बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसको सुंदर सुंदर चीज़ें गिफ्ट दे रहे। मतलब लड़की के पीछे सारे लड़के पागल हैं और मतलब ये सारी चीज़ें युवान देख रहा है। और तभी जो लड़की रहती है वो नोटिस कर लेती है कोई उन्हें मतलब चुपके से देख रहा है, तो यहाँ पे युवान बिल्ली बनने का नाटक करने लगता है, मियाऊं मियाऊं। लेकिन लड़की समझ जाती है कि यहाँ पे कोई बिल्ली नहीं है, कोई हमें चुपके से देख रहा है। तो वहाँ पे जो 2 लड़के रहते हैं वो पीछा करने लगते हैं युवान का, और युवान भाग रहा है, लेकिन वो 2 मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं, उनके पास सुपर पावर रहती है, और अपने सुपर पावर से युवान को रोक लेते हैं और उसे मतलब वहीं पे उसे डराने लगते हैं और कहने लगता है साले तू कौन है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तब यहाँ पे वो लड़की भी आती है और युवान से कहती है अच्छा तू हमें चोरी चुपके से देख रहा था, खैर छोड़, तूने जो भी देखा ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर बाई चांस तूने किसी को कुछ भी बताया तब तेरी खैर नहीं, तब मैं तेरी जान प्राण सब निकाल लूंगी। तो यहाँ पे युवान भी बोलता है अच्छा मैडम नहीं बोलूँगा, किसी को छोड़ दीजिए। तो इसके बाद वो लोग वहाँ से चल जाते हैं और युवान की यहाँ फट के 4 हो चुकी है कि अरे यार पहले इस दुनिया में आया, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, अब ये खतरनाक लोग मिल के मेरे जान के पीछे पड़ रहे हैं, अब पता नहीं यार इस एनिमे के राइटर ने मेरी जिंदगी में क्या क्या लिखा है। उसके बाद रात हो जाती है, युवान घर पे मतलब बैठा हुआ है और सोच रहा है कि अरे यार मेरी जिंदगी कितनी खराब है। और अंकल से पूछता है अंकल जो हमारे जैसे लोग हैं जिनके पास सुपर पावर नहीं है उनकी तो जिंदगी एकदम खराब है, इस दुनिया में उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। तभी हम लोग बूढ़ा अंकल बताते हैं कि जब मतलब मैं जवान था उस समय मैं पूरी दुनिया में इधर से उधर घूम रहा रहता था, और तभी मुझे एक समय ऐसा हुआ तब मेरा इनकाउंटर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक के सामने हुआ। तो ये सुनने के बाद युवान बोलता है क्या दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक से आप मिले थे, आखिर वो क्या है। तो बूढ़ा बताता है असल में एक परी है, और वो डिटेल बताने लगता है कि दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जो परी लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन किसी ने परी को देखा ही नहीं, ऐसी वैसी अफवाह है। लेकिन जब मैं जवान था उस समय मैं सफ़र करता था, ये देश से वो देश में घूम रहा रहता था, तभी जाके मुझे एक सीड मिला, एक फेरी सीड, जिसको रोपने के बाद मुझे परी उसमें से मिलेगी। और ये सुनने के बाद युवान खुश हो जाता है कि चलो भाई अब मेन काम आने वाला है, अब मुझे परी वगैरह मिलेगा, अब मैं फिर सफ़र पे जाऊंगा और मेरा एडवेंचर चालू हो जाएगा। तभी वो जो मतलब बूढ़ा अंकल रहते हैं वो एक डिब्बा निकालते हैं और जो फेरी सीड रहता है वो परी का बीज वो दिखाते हैं, और जो देखने के बाद युवान पूछता है कहीं इसको रोपने से ये बड़ा होगा फिर इसमें से फेरी निकलेगी, परी निकलेगी। तो वो बूढ़ा बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जब से ये मुझे मिला मैंने बहुत कोशिश की इसको खोलने की, इसको रोपने की, लेकिन कभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया और मुझे मतलब कभी भी परी नहीं मिली। तभी वो सीड को युवान देखता है और कहता है यार इस पे देखिए ना, इस पे सील लिखा हुआ है, मतलब ये सील है, हमें कोई तरीका यूज़ करके पहले ये सील को खोलना पड़ेगा तभी जाके इसके अंदर से परी निकलेगी। तभी वो मतलब अंकल देखते हैं और कहते हैं क्या इस पे सील लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ पा रहा, कौन से भाषा में लिखा है। तभी युवान समझता है यार इस पे तो चाइनीज़ लिखा है, शायद ये दुनिया के लोग चाइनीज़ नहीं समझते होंगे, शायद ये मतलब मैं इस दुनिया में आया हूँ जिस कारण मैं समझ पा रहा हूँ, वरना मैं भी नहीं समझ पाता। और उसके अगले दिन से वो लग जाता है उस बीज को रोप के, मतलब उसके अंदर से परी निकालने की कोशिश करता है। पहले वो रोपता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता, उसके बाद मतलब अपना मैजिक वगैरह जो थोड़ा बहुत उससे आता है वो यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी खाली गड़बड़ होता है, उसके करने के बाद भी परी नहीं निकलती। उसके बाद उसे मतलब हथौड़े से भी तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तो भी नहीं निकलती, और मतलब 3-4 दिन काफ़ी सारे दिन बीत जाते हैं लेकिन उससे परी निकल ही नहीं रहती, और वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा थक जाता है कि अरे यार मैं बहुत कुछ कर लिया लेकिन ये परी निकल ही नहीं रहती। तभी उसको याद आता है मैं सबसे पहले क्यों ना इस पर खून डाल के देखूँ, शायद इसको खून चाहिए। तभी
इसका सील हटेगा और फिर शायद परी निकलेगी। तो वो अपना छोटा सा मतलब खून डालता है और डालने में उसकी फट रही है, कह रहे यार खून खून खून, फिर भी जैसे तैसे डाल देता है और तभी मतलब वो चमकता भी है 1 सेकंड के लिए, लेकिन युवान का ध्यान नहीं जाता कि वो चमका है और उसे लगता है कि चलो यार खून का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये खून से भी आखिर में नहीं ही खुला। और उसके बाद रात में वो बीच लेके ऐसी गार्डन में आया है, तभी फिर से वही लड़की और 2 लड़कों का आवाज सुनाई देता है उसके पास से, और लड़की मतलब जमीन पे बैठी है, 2 लड़के मतलब वही फ्लावर वगैरह लाए हैं उसके लिए, और लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अच्छा मेरे लिए फ्लावर लाए हो, इसके लिए तुम्हें इनाम देना चाहिए। और उन दोनों लड़कों में से एक लड़के को किस करती है और युवान ये सब देख रहा है और उसको लगता है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए, वरना ये लोग मुझे नोटिस करेंगे तो इस वजह मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी युवान देखता है जो वो लड़की है वो किस करने के बाद उस लड़के को काट लेती है उसके गले में, और धीरे धीरे वो लड़की ट्रांसफॉर्म होने लगती है एक वैम्पायर में और लड़के को मार डालती है जिसको उसने किस किया था। और उसका जो दूसरा लड़का रहता है उससे कहती है चल इसको मैंने निपटा लिया, अब तेरे को भी निपटाऊंगी। लेकिन जो दूसरा लड़का रहता है वो लड़ने की कोशिश करता है, अपना सुपर पावर से हमला करता है उस वैम्पायर वाली लड़की पे, लेकिन जो लड़की रहती है उस हमले को रोक लेती है और अपना हमला करती है, जिसमें बहुत सारे रूट वगैरह निकल के दूसरे लड़के को भी मतलब जकड़ लेते हैं और उसको भी मार डालते हैं और उसका फिर खून पी जाती है और लड़की। और ये सब देख के युवान बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भागने लगता है कि भागो यार वरना मुझे देख लेगी तो मुझे भी जान से मार डालेगी, और थोड़ा दूर आगे भाग जाता है, सोचता है चलो यार कम से कम वो यहाँ नहीं आएगी। लेकिन वो वैम्पायर वहाँ भी पहुँच चुकी है और युवान से कहती है अच्छा तुमने देख लिया तो भाग क्यों रहे हो, बन जाओ मेरे शिकार। और वो हमला कर देती है युवान पर भी, वो अपने जितने भी मतलब टेंटिकल जैसे जो पेड़ से थे निकलते वो सबसे हमला करती है युवान पे और उसको पूरा बांध देती है और बहुत ज़्यादा खुश रहती है, चलो यार पहले ही 2 लड़कों को मार के उनका खून पी प्लस तीसरा भी मिल गया, अब तो मतलब मेरा दावत ही है इस रात को। और तभी फिर वो वैम्पायर गर्ल जो युवान को रहती है वो मार डालती है, एक टेंटिकल उसके मतलब छाती से आर पार कर देती है और लगभग मरने वाला ही रहता है युवान और सोचता है यार कैसी मेरी जिंदगी है, ये दूसरी दुनिया में मैं आया कुछ उखाड़ा भी नहीं और कुछ ही दिन में मर भी गया। तभी उसके बाद जो सीड रहता है फेरी सीड वो चमकने लगता है पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है और धीरे धीरे बड़ा होकर खुलने लगता है और उसमें से सच में एक परी भी निकलती है जो उसकी तरफ बढ़ने लगती है युवान की तरफ। और युवान सोचता है अगर वाकई में मतलब ये परी अच्छी है और वाकई में मतलब मैं मेन कैरेक्टर हूँ जो कि दूसरी दुनिया में आया, वाकई में मेरा नसीब अच्छा है तो ये लड़की मुझे बचाएगी, ये परी मुझे बचाएगी। लेकिन क्या परी उसके पास आती है और कहती है कि मैं खून से पैदा हुई हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने आई हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म। तो गाइस इस वीडियो पे पहुंचा दीजिए कम से कम 10,000 व्यूज, तो अगला एपिसोड में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो डेमन स्पिरिट सीड मैनुअल के एपिसोड 2 की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने इसका एपिसोड 1 अपलोड किया था उस पर रिस्पांस तो बहुत अच्छा आया, लेकिन आप में से काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई इस एनिमे को कंटिन्यू करने के बदले तो स्पेयर में गेट लॉर्ड ही कंटिन्यू कर। तो गाइस टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेयर में गेट लॉर्ड पहले की तरह कंटिन्यू रहेगा, रोज उसके 2 या 3 एपिसोड आते रहेंगे, प्लस इसका भी आएगा, इसका 2 दिन में 1 डालूंगा या 1 दिन में 1 डाल दूंगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों एनिमे देखिए और दोनों एंजॉय कीजिए। तो अब बढ़ते हैं सीधा एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जो वैम्पायर गर्ल है वो अपने मेन कैरेक्टर युवान को मार डालती है। तभी वहां पर परी अपीयर होती है और देखती है कि अरे सच में यार ये युवान मर चुका है, कैसा मेन कैरेक्टर है, पहले एपिसोड में ही मर गया। और तभी पीछे से वही वैम्पायर गर्ल बोलती है अबे तू कहां से आ गई, ये मेरा शिकार है, तू मुझसे इसे चुरा नहीं सकती, इसे तो मैं खाऊंगी, अगर तू बीच में आई तो तब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तभी जो परी रहती है अपनी युवान को नीचे ले जाती है और देखती है कि हाँ भाई इसका सच में पपीता निकल चुका है, ये सच में मारा जा चुका है, ये जिंदा ही था मेरे आने से पहले, थोड़ा बहुत इसके अंदर प्राण बचा था, लेकिन जैसे मैं प्रकट हुई मैंने इसका जो भी बचा कुछ प्राण था सब ऑब्जॉर्व कर लिया, जिस कारण ये पूरा मर चुका है। कोई बात नहीं, मैं इसे वापस जिंदा करूंगी। ये वैम्पायर गर्ल का प्राण डाल के और फिर सीधा हमला करने चल जाती है उस वैम्पायर गर्ल पे और वैम्पायर गर्ल भी इस पे हमला करती है और दोनों के बीच में एक छोटा सा लड़ाई होता है। उतने में जो अपनी परी रहती है उस वैम्पायर गर्ल को मार डालती है, खत्म कर डालती है और उसका फिर सोल यूज करती है, मतलब उसका आत्मा यूज करती है, प्लस अपना भी थोड़ा सा एनर्जी यूज करती है और युवान में डालती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक औरत पर जो कि मतलब घर में है और बातें करी, अच्छा वो समय आ चुका है, तुम्हें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, और एक बुक लेकर वो बाहर निकल जाती है। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है युवान पर जो कि अभी अभी उठा है और सोच रहा है अरे यार मैं तो मर चुका था, मैं जिंदा कैसे वापस हो गया, कहीं मैं सपना देख रहा था क्या? नहीं सपना नहीं था, जब उसने मुझे मारा था उसके बाद एक परी अपीयर हुई थी और देखता कि अरे वाह सामने परी खड़ी है और खुश हो जाता है, अरे यार ये तो मेरी परी है, आ गई मुझे बचा लिया, अरे यार कितनी सुंदर लड़की है, मतलब कितनी सुंदर परी है ये। और परी की तरफ देखते देखते मन ही मन ये सोचता युवान कि अरे यार ये परी कितनी स्ट्रांग है, प्लस इसके पास हीलिंग मैजिक भी है जिसने मुझे हील कर दिया, ऊपर से इतनी सुंदर, यार मेरे तो मजे ही मजे हैं, और मतलब ये परी मेरी है तो मतलब मैं इसका मास्टर हुआ, तब ये मेरी सेवा करेगी, मेरे को चाय पानी ला के देगी और मुझे मास्टर मास्टर करके बुलाएगी, मतलब तो मेरे मजे ही मजे है। तभी जो परी रहती है वो कहती है तू अभी तक मुझे पहचाना नहीं, तो युवान बोलता है नहीं मैं नहीं पहचाना, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। और ये सुनने के बाद परी को गुस्सा आता है और कहती है क्या तू मुझे पहली बार देख रहा है? तो युवान बोलता है कि हाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम बातचीत करेंगे, आपस में मिले जुलेंगे, एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेंगे, इस बात की तुम टेंशन मत लो।
और ये सुनने के बाद परी गुस्से में कहती है कि अबे साले चुप हो जा, तू तो मर चुका था, लेकिन मैंने तुझे जिंदा किया ताकि मैं खुद तुझे अपने हाथों से मार सकूं। मैं हजारों सालों से उस सील के अंदर बंद थी तेरे कारण, और मैं इंतजार करी थी कि तब मैं बाहर आऊँ कब मैं तुझे मारूं, और वो समय आ चुका है और मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। और वो बढ़ जाती है युवान की तरफ उसे मारने के लिए, और यहाँ पे युवान की फट जाती है। लेकिन जैसे ही परी उसके ऊपर हमला करती है, परी को चोट लगता है ऊपर से, मतलब युवान पे जैसे वो अपने तलवार से काटती है, लेकिन इसके हाथों पे कटने का निशान आता है। और परी को समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसे कैसे हो गया। और उसके बाद फिर से युवान पे हमला करती है, लेकिन फिर से युवान को कुछ नहीं होता, ऊपर से परी को चोट लगता है। और युवान माफी मांगने लगता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर रहा, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। और फिर युवान अपने छाती पे हाथ लगाता है, तो परी भी अपने छाती पे हाथ लगाती है। अब समझ आइए उसके छाती पे, मतलब छाती पे क्या है वहां छूती है। फिर युवान देखता है यार ये क्या हो रहा है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। और परी से माफी मांगता है कि अरे यार मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं वहां पे नहीं छू रहा हूँ। फिर से अपने छाती पे हाथ लगाता है और वैसे छाती अपना दबाता है, तो जो परी रहती है वो भी अपना चेस्ट दबाने लगती है। और इस बात पे परी को भी गुस्सा आता है और चिल्लाने लगता है युवान पे कि अबे साले ठरकी साले, ये तो क्या कर रहा है, रुक जा वरना तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी वहां पे वो औरत आती है जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जो बुक निकाल के बाहर आती है और बताती है कि यहाँ के जो एकेडमी है, जो यहाँ के स्कूल है, मैं उसकी हेड हूँ। वही स्कूल जिसमें से अपनी मेन कैरेक्टर यानी युवान को धक्के मार के भगा दिया गया था पिछले एपिसोड में, क्योंकि उसके पास कोई मैजिक वगैरह नहीं थी। और अपना नाम बताती है कुछ वही अरे सी करके, तो इसको सबसे मैं सी बुलाऊंगा। तो ये बताती है परी को, कहती है करे शांत हो जाओ परी, हमला मत करो, ये तुम्हारा मालिक है, तुम अगर इस पे हमला करोगी तो ऊपर से तुम्हें चोट लगेगा। तो परी का तो पहले से दिमाग खराब है युवान पे, तो फिर से हमला करने जाती है, लेकिन ऑफकोर्स इसको ही चोट लगता है और दूर फेंकाती है। इसके बाद औरत आती है युवान के पास और कहती है देख यहाँ पे गार्ड वगैरह आने वाले हैं, तो तू अपनी परी को बचाना चाहता है तो ये ले, मेरे पास ये बुक है, इसमें मंत्र वगैरह है, तू पढ़, इसमें उसके बाद मतलब परी इसके अंदर समा जाएगी तो कर, वरना तेरी परी तेरे हाथ से जाएगी। तो वो बुक लेता है और रिचुअल वगैरह करने लगता है। अरे परी देखती है और कहती है कि अबे रुक जा, अगर तूने ये किया तो मैं तेरे पकोड़े लगा दूंगी, प्लीज ऐसा कुछ मत कर, मुझे बुक के अंदर वापस बंद मत कर। तो फिर भी युवान सुनता नहीं है और करता है, और परी उस बुक में आके समा जाती है। इसके बाद युवान को भी समझ नहीं आ रहा कि अरे यार ये क्या होगा, मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद वही जो औरत जिसका नाम सी है वो युवान को ले जाती है, चाय वगैरह पिलाती है और कहानी बताने लगती है कि जो हमारा देश है वहाँ पे माना जाता है कि हजारों साल पहले परियों का राज हुआ करता था, हर जगह परी वगैरह हुआ करती थी, जिससे मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन अचानक से वो धीरे धीरे गायब होने लगी, किसी को भी नहीं पता कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। और जो ये बुक है जिसके अंदर तुमने अपनी परी को भी फिलहाल के लिए बंद किया है, वो मतलब हमारे एकेडमी का सबसे पुराना बुक है और इसमें पूरा तरीका लिखा हुआ है कि परी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सुनने के बाद युवान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रख सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो आपके किसी काम का होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो परी वगैरह शायद होगी नहीं। तो यहाँ पे तो मतलब बात तो सही बोल रहा है युवान, लेकिन जो लड़की रहती है मतलब जो औरत सी, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसको मतलब बुक का कुछ काम नहीं है। तो भी युवान को बोलता है अच्छा मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ये तो हमारे स्कूल का बहुत पुराना बुक है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, आखिर ये हमारा है। तो इसका करेगा क्या, मतलब उस औरत को युवान से कुछ चाहिए था, फ्री में वो बुक नहीं देना चाहती। और युवान भी समझ जाता है कि हाँ भाई इस औरत को कुछ चाहिए मुझसे, फ्री में तो ये बुक देगी नहीं। तो पूछता है अरे मैडम बताइए आपको क्या चाहिए, मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास रहा तो मैं दूंगा। तो औरत इसे बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे स्कूल में आओ, एडमिशन ले लो और मेरे स्टूडेंट बन जाओ। और सिर्फ यही नहीं, एक और कंडीशन है, तुम मेरे स्कूल में आओगे तो मेरे स्कूल में जितने भी स्कबिस है वो सबको पकड़ो और सबको खत्म कर दो। अब वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि स्कबिस कौन है, तो स्कबिस गाइस वही औरत है जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। वो वेम्पायर गर्ल जो लोगों को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फिर उनका खून पी के उनको मार डालती है। और जो जिस स्कूल में वो औरत है सी, उस स्कूल में से बहुत सारे मतलब स्कबिस है। तो युवान से वो कहती है कि तो हमारे स्कूल में आ जा और सारे लोगों को ढूंढो और सबको खत्म कर दे। और ये सुनने के बाद युवान की फट जाती है और कहता है कि अरे नहीं यार वो लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं, मेरे को लोग ढूंढ के मुझे ही मारेंगे, मेरा ही खून पिए जाएंगे, इसलिए मुझे ये बुक नहीं चाहिए, अपना बुक अपने पास रखिए, मैं तो जा रहा हूँ, बस मुझे माफ कर दीजिए। तो ये सुनने के बाद वो औरत कहती है अच्छा इसी बात है क्या, मेरे पास सिर्फ ये बुक नहीं, इसके अलावा मेरे पास 3 और सीड है, मतलब 3 और परी वाले सीड है, फेरी सीड है, इसमें से और परी निकल सकती है, अगर तुझे ये चाहिए तो तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। और युवान को पता नहीं क्या हो जाता है, वो मतलब झुक जाता है उसके सामने और कहता है अरे मुझे चाहिए मैडम, मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, सारे स्कबिस वगैरह को मैं पकड़ूंगा, बस ये बुक और ये सारे सीड वगैरह मुझे देख लीजिए। और खुद सोच रहा है कि अरे यार मुझे क्या हो गया यार, इसमें जान का भी खतरा है, लेकिन ये सीधे इसने मेरे वीक पॉइंट पे हमला कर दिया है, अब मैं मतलब मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये सीट चाहिए। और वो सीट और बुक वगैरह रख लेता है और उसका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसके तो बुक लेके मतलब ऐसे लेटा है और बुक में पढ़ रहा है कि यार कैसे कंट्रोल करे परी को। तो उसमें यही लिखा था कि जो परी से मतलब अच्छे से कंट्रोल करना है तो उसके साथ बातचीत कीजिए, घूमिए फिरिए, ताकि यार रिलेशन आपको उसके साथ अच्छा हो। तो यहाँ पे सोचता है अरे यार बातचीत कहाँ से करूँ, जैसे ही बाहर निकालूंगा तो फिर से मेरी तरफ मारने के लिए बढ़ जाएगी। और सोचता है हाय रे मेरी जिंदगी कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तभी बुक अचानक से बोलने लगती है कि अरे यार मैं आपसे बात कर सकती हूँ। और युवान को समझ नहीं आ रहा कि अरे यार ये बुक बोला क्या, अचानक से ऐसे कैसे। तो बुक से खुद पूछता है यार तुमने मुझसे बात किया, अगर किया तो क्यों किया। तो बुक बोलता है क्योंकि आपके अंदर घंटा मैजिक नहीं है, इसलिए मुझे आपसे बात करना पड़ेगा। तो युवान बोलता है अच्छा इसी बात है, मतलब इसमें मेरी ही बुराई हो रही है, कोई बात नहीं, चलो इसमें फायदा ही है, कोई तो बात कर रहा है मुझसे। और फिर युवान पूछता आखिरी बुक के जरिए मुझसे और क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो वो बताता है बुक क्या इसके जरिए आप परी की दुनिया में जा सकते हो और वहाँ पे आप कब्जा कर सकते हो, वहाँ के राजा बन सकते हो। और बताती है कि ये जो पूरी दुनिया
दुनिया है, ये मतलब परी वाली दुनिया, ये सारे जितने भी परी है उनके सोच से बना है और उन लोगों के सोच से जो कि परी बनना चाहती है, जो कि परी बनने के पीछे पागल है, और जो मतलब ओनर रहता है परी का, वो जाकर उस दुनिया पे कब्जा कर सकता है। और ये बुक उसी चीज का जरिया है। इसके बाद वन पूछता है क्या मतलब जो परी बनना चाहता है, मतलब ये परी पैदाइशी परी नहीं होते क्या, मतलब बाद में बनते हैं। तो बुक कहता है कि हाँ आपने सही समझा, ये परी पैदाइशी परी नहीं होती। कोई भी फीमेल जेंडर जो भी रहते हैं, ये भले इंसान में हो या जानवरों में रहे, जिनके पास टैलेंट रहता है, जो फीमेल ब्रीड रहते हैं उनमें जिसमें भी टैलेंट है, एक स्पेशल स्पेल का यूज करके वो लोग परी बनते हैं। परी बनने के बाद फायदा तो होता है लेकिन कुछ नुकसान भी है। सबसे पहले उनकी आज़ादी छीन जाती है, हर जगह वो लोग खुले में नहीं जा सकते, प्लस उनको किसी के अंडर काम करना पड़ता है, कोई ना कोई मतलब उनका मालिक रहता है, वही मतलब उनका नुकसान है। और बुक ये भी बताता है कि अगर आपको परी की दुनिया पे पूरा कब्जा करना है, पूरा मतलब उस पर आपका, और उसके बाद बुक ये भी बताता है अगर पूरा परी के दुनिया पे आपको कब्जा करना है तो आपको सबसे पहले अपने परी के ऊपर काबू करना पड़ेगा। और अभी लगभग 24 घंटा आप रुकिए, इसके बाद आपके अंदर भी थोड़ी बहुत मैजिक वगैरह आएगा, जब तक इंतजार कीजिए। तो उसके बाद वही युवान बुक में देखता है कि अरे यार बुक में कोई खजाना मिल जाए, थोड़े बहुत पैसे वगैरह सिक्के वगैरह मिले या कोई हथियार मिल जाए, तो बुक को हिलाने लगता है लेकिन कुछ नहीं निकलता। बल्कि जो बुक रहता है वो उड़ के जाके युवान के मोबाइल में घुस जाता है और बताता चलिए मेरे पास मतलब कोई हथियार वगैरह तो नहीं है जो चीज़ आप ढूंढ रहे, लेकिन मेरे पास ये स्किल है कि मैं किसी के अंदर भी घुस सकती हूँ, मतलब मोबाइल वगैरह जैसी चीज़ों में, ताकि आप आसानी से मुझे कहीं भी ले जा सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन युवान अपने स्कूल में पहुंच चुका है, वही स्कूल जहां एपिसोड 1 में उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। और सारे बच्चे देख रहे कि अरे यार ये लड़का हमारे स्कूल में क्या कर रहा है, क्योंकि इसको तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, और वापस मुंह उठा के आ गया, क्या इसको एडमिशन कौन दे दिया यार। और तभी एक बच्चा आता है, मतलब बहुत बदमाश बच्चा, और क्रिस्टल फेंकता है युवान की तरफ, मतलब लेना चाहता था युवान की, क्योंकि युवान के पास कोई मैजिक नहीं है। और युवान से कहता है कि भाई क्रिस्टल उठा, ताकि वो उठाए और कोई चमके ना। तो फिर से सारे बच्चे उस पर हंसे, लेकिन युवान जैसे वो क्रिस्टल उठाता है वो चमकने लगता है, और एक नहीं बल्कि 2 रंग में, ब्लू और ग्रीन रंग मिक्स चमक रहा था, जो देखने के बाद सारे बच्चे हैरान, कह रहे यार कल तक तो इसके पास मतलब कोई मैजिक नहीं थी और अचानक से आज 2 मैजिक आ गया, ऐसे कैसे। और युवान उसी बच्चे के पास जाकर पूछता है जिसने क्रिस्टल इसकी तरफ फेंका था, क्या रे भाई देखिए ऐसा रंग का चमक रहा है और ये फट भी गया, तो मतलब क्या है मेरे अंदर पावर वगैरह है कि नहीं। तो बच्चा बोलता है कि अरे हाँ ये क्रिस्टल फट गया प्लस 2 रंग का चमक रहा है, और यानी इसका मतलब तुम्हारे पास पानी और लकड़ी का ताकत है और तुम्हारा सच में क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद मतलब सोचता युवान अच्छा चलो ऐसी बात है, मुझे स्माइल करके मुंह अच्छा रखना पड़ेगा, नहीं लोग मुझ पर पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। और तभी सोचता है कि चलो यहाँ के थोड़े बच्चों से बात करता हूँ, और एक लड़की की तरफ जाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन ऐसे बात करता है जैसे उससे नॉर्मल बात नहीं बल्कि उसे छेड़ रहा है। पूछने लगता है अरे वो प्यारी लड़की कैसी हो, मेरे साथ डेट पे चलोगी क्या, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी क्या, मुझे तुम पूरा अकेडमी घुमाओगी। और लड़की शर्मा जाती है, अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मम्मी पापा पता नहीं क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, और वहां से भाग जाती है। यहाँ पे युवान भी सोचने लगता है कि अरे यार मैं उस लड़के से ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने आप मेरा बॉडी पता नहीं क्या किया जा रहा था, मेरा मुंह जबरदस्ती कुछ भी निकले जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। तो खोपचे में आता है, अपना मोबाइल ऑन करता है, जो बुक उसके अंदर मोबाइल में घुसा था उससे पूछता है देख बहन क्या क्या हो रहा है, मुझे बता, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये बुक में बताता है कि देखो आपके पास अब 2 एबिलिटी आ चुकी हैं, सबसे पहले फेरी की एबिलिटी, दूसरा स्कम्बस की भी एबिलिटी आ चुकी है आपके अंदर। तो फेरी के आने के कारण आपके अंदर मतलब वही पानी और जो लकड़ी की एबिलिटी है वो आ चुका है, प्लस जो स्कम्बस मतलब जो डायन थी वेम्पायर उसकी भी एबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है। तो युवान पूछता है उसकी एबिलिटी आ चुकी है तो मतलब क्या मेरे अंदर एबिलिटी आई है, आखिर उसकी एबिलिटी है क्या। तो बुक बताता है कि मतलब आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, मतलब वो लड़का रहा, लड़की रहा, बच्चा रहा, बूढ़ा रहा, जानवर रहा, कुत्ता रहा, बिल्ली रहा, फर्क नहीं पड़ता, आपके सामने मतलब किसी को भी देख के आपका ठरक उड़ जाएगा, प्लस वो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये देखने मतलब ये सुनने के बाद युवान का भी मतलब चक्कर आ जाते कि अरे भाई ये क्या एबिलिटी है मेरी जिंदगी में, मतलब पकोड़े पे पकोड़े लगे जा रहे हैं। और तभी इनका एक पीटी पीरियड भी रहता है और युवान को भागने का काम मिला है, मतलब सारे बच्चों के साथ, और युवान की फट रही है कि अरे यार पृथ्वी पे भी भागने को रहता है, यहाँ भी भगा रहे यार, यहाँ तो कुछ हालत कराओ यार, यहाँ भी मेरी हालत खराब हो रही है। और तभी उनका जो पीटी टीचर रहता है वो सारे बच्चों को भाषण दे रहा है, देखो मैंने तुम्हें ऐसा लड़ना सिखाया था कि पहले कॉन्संट्रेट करो, फिर अपना पूरा पावर यूज करो, ऐसे ही लड़ाई करना। तो एक बच्चा बोलता है हाँ आपने ठीक बोला, लेकिन मतलब उसको प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो टीचर बोलता है तेरा मतलब क्या है, तो करना क्या चाहता है। तो लड़का बोलता है जो नया स्टूडेंट आया ना युवान, मैं इसके साथ लड़ना चाहता हूँ और टेस्ट करना चाहता हूँ आपका प्रैक्टिस वाला जो आपने कराया है। लेकिन युवान मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं लड़ना। तो टीचर चिल्लाता है साले चुपचाप रहे, तुझे भरोसा नहीं है क्या, जो मैंने सिखाया उससे जाके मतलब लड़ाई कर और साबित कर दे। तो युवान को भी मतलब मन नहीं था लेकिन करना पड़ता है, और लड़ाई का समय आ चुका है, बैटल फील्ड जो रहता है वहाँ पे भेज दिया जाता है दोनों को लड़ने के लिए। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक प्रिंसेस की। अब वैसे प्रिंसेस कौन है इसके बारे में मतलब और डिटेल वगैरह हम आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और सच में वो प्रिंसेस है, पूरे स्कूल वाले भी उसकी इज्जत करते हैं, सारे लड़के उसके पीछे पागल है। वो आती है, उसके लिए स्पेशल मतलब एक सिंहासन भी बुक है, तो सिंहासन पे वो बैठती है और कहती है चलो वो लड़ाई चालू करे। और यहाँ पे मतलब युवान का लड़ने का मन नहीं है, लेकिन वो सामने वाला लड़का मतलब वो लड़ना चाहता है और उसके पास वाइंड का पावर रहता है, तो अपने वाइंड्स के पावर से हमला करती है युवान की तरफ। तो युवान
स्टार्टिंग में उसे रोकता है। तो जो उसका बुक रहता है, मतलब फिलहाल के लिए जो मोबाइल के अंदर है, उसमें से जो परी थी जिसको अभी हमने देखा लाल बाल वाली, वो कहती है अरे चल चल मुझे बाहर निकाल, क्योंकि मैं तेरे लिए लड़ूंगी, क्योंकि तू चाहता यही है ना कि तेरे लिए मर जाऊं, क्योंकि तुझे तो कुछ चोट लगेगा नहीं, जो भी तुझे चोट लगेगा वो असल में मुझे लगेगा, इसलिए तू मतलब अटैक वटैक सहना बंद कर, मुझे बाहर निकाल और मैं इसके साथ लड़ के इसको खत्म कर दूंगी। लेकिन वहाँ पे युवान ठान लेता है कि नहीं, मैं तुझे बाहर नहीं निकालूंगा, मैं खुद इससे लड़ूंगा, और अपना पावर मतलब वही कॉन्सेंट्रेट करता है, फिर हमला करता है। उसके पास वुड की पावर थी, मतलब लकड़ी की पावर, तो बेल वगैरह निकलता है और हमला करता है और उसे हरा देता है, और यहाँ पे अपना युवान जीत जाता है। और जितने बाद उसे भी विश्वास नहीं हो रहा कि अरे भाई वो जीत गया, लेकिन तभी वो मतलब बेहोश हो जाता है। और जैसा उसका आँख खोलता है, वो खुद को मतलब एक अजीब जगह पे पाता है, एक ऐसा जगह जहाँ सब कुछ टूटा फूटा है, और यहाँ पे लोग एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं। और तभी एक लड़की से टकराता है, और लड़की बैठी है, उसको चोट लगा है, और मतलब वो कह रही है कि बहुत ज़्यादा ठंड। तो डेमन स्पिरिट सीड मैनुअल की एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो युवान, वो लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है, मतलब लड़ाई खत्म होने के बाद। और जब आँख खोलता है तब खुद के एक अजीब सी जगह पे पाता है जो पूरा टूटा फूटा था। और उससे वहाँ पे एक बच्ची दिखाई देता है जिसका तबीयत खराब था, उसको बुखार लगा था। तो वो लड़की को साइड में ले जाता है, पानी वगैरह मतलब कपड़ा लेता है, उसको गीला करता है और उसके सिर पर रखता है ताकि बुखार कम हो, और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा के रहूँगा, यहाँ से निकालूंगा, और यहाँ पे जितने भी लोग मुसीबत में हैं, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, वो मैं सभी को बचाऊंगा। तभी वहाँ पे 2 गुंडे पहुँचते हैं और वो लड़की को देख के कहते हैं अरे यार आज का माल मिल गया, ये लड़की को हम ले जाएंगे। और लड़की को छीन लेते युवान से, और युवान को धक्का देकर वो लड़की को ले जाने लगते हैं। लेकिन युवान को अच्छा नहीं लगता और उनसे कहता है वो लड़की को छोड़ दो, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते, उसे ले जा रहे रहते हैं। तो युवान जाता है, उन दोनों को धक्का देता है और उस लड़की को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो लोग जो 2 गुंडे थे वो पीछे पड़ जाते हैं युवान के, और युवान से वो लड़की छीनने की कोशिश करते हैं, और एंड में वो लोग युवान को धक्का दे देते हैं और उस लड़की को छीनने की कोशिश में, और लड़की भी साइड में गिर जाती है। ये दोनों युवान को छोड़ के वो लड़की को लेने जा रहे थे, क्योंकि उनको लड़की से मतलब है, युवान से मतलब नहीं है। लेकिन युवान ये नहीं होने दे सकता, जिस कारण जाता है लड़की को और बचाने की कोशिश करता है, और लड़की को मतलब खुद से ढक लेता है और कहता है कुछ भी हो जाए इस लड़की को मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा कमीने हैं, उनको तो वो लड़की ही चाहिए, और वो युवान को मारने लगते कि हट बे साले, हमें ये लड़की चाहिए, हमें दे दे। लेकिन युवान मतलब देने को तैयार नहीं, उस लड़की को मतलब ढक के रखा है कि नहीं मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। तो वो लोग मतलब लात मुक्का गुस्सा पूरा इस पे बरसा रहे युवान पर, बहुत उसे मार रहे कि छोड़ दे, उन्हें तेरी हम चटनी बना देंगे, इस लड़की को हमें दे दे। लेकिन वो देने को तैयार नहीं, और जो लड़की है वो भी युवान की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तब युवान का आँख खुलता है और उसके आँख के सामने वो बच्ची की जगह पर वो परी दिखाई देती है जिसका नाम मोफी है, जिसको अभी एपिसोड 1 और 2 में भी हमने देखा। और वापस एक बार पलक झपकाता है तो खुद को सब कुछ मतलब नॉर्मल पाता है, खुद को एक बेड पे पाता है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ये चल क्या रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक अजीब से जगह पे था, अब मैं अभी यहाँ पे बेड पे हूँ। तभी उसके मोबाइल में जो मतलब बुक घुसा था पिछले एपिसोड में, वो बताता है कि अभी अभी एक परी क्या स्पिरिचुअल दुनिया में थे, मतलब ऐसा दुनिया जो परी अपने पूरे दिमाग से बनाती है, और मतलब वो सब एकदम रियलिस्टिक बनाती है, जो उसके साथ पास्ट में हुआ रहता है उसको मतलब जो जो उसने एक्सपीरियंस किया है परी ने, वो सब सोच के वो एक ऐसी दुनिया बनाती है जिसके अंदर आप मतलब इस बुक के जरिए जा सकते हैं, जो बुक बल्कि फिलहाल के लिए मैं हूँ। और ऐसी दुनिया को इनर दुनिया भी कहा जाता है, जहाँ जाके आप कब्जा भी कर सकते हैं। तो यान पूछता है क्या कब्जा भी कर सकते हैं, तो वो बुक बताता है, असल में बताता नहीं गाइस, बताती है, और उस बुक ने खुद का एक नाम भी रखा है शाव शाव। तो शाव शाव मैं बोलूंगा, तो ये शाव शाव बताती है कि हाँ आपने सही सुना, आपको याद नहीं मैंने कल आपको बताया था कि आप मतलब बुक के जरिए जा सकते हैं स्पिरिचुअल दुनिया में, एक परी की स्पिरिचुअल दुनिया में, और वहाँ जाके कब्जा कर सकते हैं। जो परी रहती है वो पहले इंसान रहते हैं जिनके पास स्पेशल टैलेंट रहता है, और वो बाद में एक मतलब एक स्पिरिचुअल और बाद में एक स्पेल का यूज करके वो लोग परी बनते हैं। लेकिन परी बनने के बाद कोई ना कोई इनका मालिक रहता है और खुद की एक दुनिया बनाते हैं जो पूरा मतलब उसके एक्सपीरियंस पे बेस रहता है। और जिस दुनिया में सब अपी हो के आ रहे थे वो एक परी की दुनिया थी, और ये वही परी था जिसको एपिसोड 1 और 2 में हमने देखा, जिसका नाम मोफाई है। तो यूँ मतलब इसी दुनिया देखने के बाद अपना मेन कैरेक्टर युवान सोचता है कि अरे यार कहीं ये जो मतलब मैंने भी देखा जो बच्ची थी, कहीं वो वही परी तो नहीं, और जो कुछ मैंने देखा शायद ये सब उसके पास्ट में हुआ होगा, पर मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता। यानी अब मुझे जानना है कि वो परी मतलब पहले इंसान थी, क्योंकि सारे परी पैदाइशी परी नहीं होते, वो इंसान रहते हैं बाद में परी बनते हैं। यानी जो मेरी वाली परी है वो भी पहले इंसान थी, तो मुझे जानना है उसके पास्ट में क्या हुआ, जब वो बच्ची थी आखिर उसके साथ हुआ क्या, आखिर वो परी क्यों बनी। तो सोचता क्यों ना ये बात मैं अपनी परी से पूछ लूँ। तो मोबाइल ऑन करता है, उसके अंदर वो भी थी, तो उससे कहता है मोफाई, मतलब परी का नाम है, कहता है मोफाई प्लीज रुको, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो, मतलब मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। तो परी बोलती क्या नहीं हूँ, अगर ऐसी बात है तो मुझे बाहर क्यों नहीं निकालता, अगर तुझे मुझसे कोई सवाल पूछना है तो सीधे सीधे मुझे बाहर निकाल और तुम मुझसे पूछ सकता है। लेकिन वहाँ नहीं मुझसे मतलब बाहर बुला रहा, क्योंकि इसे पता है अगर वो बाहर बुलाएगा उसे तो वापस इस पर हमला करने लगेगी। तो इसे समझाने लगता है कि देखो यार तुम गलत समझ रही हो, मैं वो कोई बुरा बंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो, शायद कोई गलत फैमिली हो रही है, बल्कि मैं तो मतलब औरतों की इज्जत करता हूँ, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता। तो ये सुनने के बाद परी बोलती है अच्छा इसी बात है, चलो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगी। लेकिन समझ आता कि अरे यार तो ताने मार के मुझे बोल रही है। तो ये परी से पूछता है तुम मुझे ताना मार रही हो ना? तो परी बोलती है कि हाँ ऑफकोर्स ताना मार रही हूँ, तेरे जैसे आदमी को भला मैं तारीफ करूँ, तेरे
तेरे जैसे आदमी का तो मैं जान निकाल लूंगी, देखना एक बार मुझे बाहर निकलने दे। और तभी जिस रूम में मतलब वो था लेटा हुआ युवान, उसी रूम में दो लड़की आते हैं और दोनों लड़की स्कबिस रहते हैं। अब गाइस पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि स्कबिस क्या होते हैं, अगर आपने को नहीं पता तो एक बार और बता देता हूँ। स्कबिस गाइस असल में एक टाइप की डायन या फिर भूत को कहा जाता है, जो कि इंसानों के जैसे दिखते हैं, इंसानों के बीच में रहते हैं और किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर सुमड़ी में ले जाकर अपने असली रूप में आकर वो दूसरे इंसान को मार डालते हैं और उनका खून पी जाते हैं। और फिलहाल के लिए जिस रूम में युवान था उसी रूम में और दो स्कबिस आए हैं और उनको ऐसा लग रहा है जो युवान है वो मतलब बेहोश हो गया था, जिस कारण अभी बेहोश होगा। और एक लड़के को लेके आते हैं, मतलब इसी जिस लड़के को उनको खून पीना है वही प्यार का उससे नाटक करते हैं, बेड पे लेटाते हैं और उसका खून पीने का काम चालू कर देते हैं। और युवान मतलब उसकी फट के चार हो चुकी है, अरे अरे सारे स्कबिस आ चुके हैं, वो भी एक साथ दो आ चुके हैं। अरे अरे तो मेन कैरेक्टर हूँ मैं, मुझे तो जाके लड़ना चाहिए, मुझे दोनों को मारना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तो फट के चार हो रही है। और जो फोन रहता है वो फोन में जो शाव है, मतलब जो मेन फोन और जो परी है, दोनों मतलब चैटिंग आपस में करने लगते हैं कि अरे यार युवान इससे कुछ नहीं होगा, एक नंबर की इसकी फटती रहती है, एकदम भीगी हुई बिल्ली है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी उम्मीद मत करो। और जो मतलब परी रहती है वो ये भी चैटिंग करती है, अरे यार ये मुझे बुला भी नहीं रहा, अगर मुझे बुलाता मैं बाहर आता वो दोनों को मारता, मारने के बाद उन दोनों को मैं खा जाती, उसके बाद मेरा भी लेवल अप होता, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती। और ये देखने के बाद युवान सोचता है क्या मतलब जो परी लोग है स्कबिस को खाते हैं जिसके बाद इनका पावर बढ़ता है क्या। और इसके अलावा फिर सीन शिफ्ट होता है वो दोनों स्कबिस पे जो कि अभी अभी उस कमरे में आई थी, और जो लड़के को साथ में लेके आए थे वो लड़के का वो लोग खून पी जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा मजा आता है कि चलो यार खून पीने को मिल गया, बहुत टेस्टी था। और तभी उस रूम में एक आदमी आता है जो दोनों स्कबिस का महाराज था, और उस आदमी को देखते दोनों स्कबिस झुक जाते हैं और कहते हैं अरे महाराज आपका स्वागत है। और महाराज मतलब उनका कहता है कि चलो इसके बाद हमें दूसरा भी काम निपटाना है। और ये सब मतलब युवान भी देख रहा है, उसके फट के चार हो रही है कि अरे यार दो स्कबिस कम थे क्या, जो स्कबिस का मतलब राजा भी आ चुका है। उसके बाद और सब वहां से निकल जाता है स्कबिस, युवान भी अपने घर पे आ जाता है और परेशान हो रहा है कि अरे यार इस एनिमे के राइटर ने पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या क्या लिखा है, अचानक से स्कबिस घुसा दिए, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं किए और मैं इतना फट्टू हूँ, इस साल में जाकर उनसे लड़ भी नहीं सकता। और पूरा मतलब कंफ्यूज हो चुका है कि मैं क्या करूँ। लेकिन उसके बाद में समझ आ जाता है कि नहीं भाई सोचने से मतलब ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मुझे आराम से मतलब सोचना पड़ेगा। और अचानक से उसके अंदर आत्मा खो जाती है मनोज तिवारी का और सोचता है कि चलो आज मैं ऑमलेट खाऊंगा, लेकिन वो यहाँ पे उसे ऑमलेट खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए उसको रेमन मिलता है तो वो रेमन खाने लगता है। और तभी उसको एहसास होता है कि उसकी घर की तरफ कोई बढ़ रहा है और इसको जैसे पता चलता है उसकी फिर से फट के चार, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई स्कबिस उसके घर में घुस रहा है, इसको मारने आया है, इसलिए दरवाजे के पास जाता है और इंतजार करता है। और जैसे दरवाजा खोलता है सामने से एक लड़की रहती है और युवान इतना डर जाता है कि कुछ देखता भी नहीं, सीधा उस लड़की के मुंह पे एक मुक्का मार देता है, जो मुक्का खाने के बाद वो लड़की बेहोश। और फिर देखता है कि अरे यार कोई स्कबिस नहीं बल्कि ये तो राजकुमारी थी, वो है और उसकी फट के चार हो चुकी है पहले से भी ज्यादा, क्योंकि यार उसने राजकुमारी को मार दिया। अब इसके बॉडीगार्ड आएंगे और इसको पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन वो देखते हैं कि अरे राजकुमारी अकेले आई है, इसके बॉडीगार्ड नहीं आए हैं, इसलिए चलो इसे अंदर ले लेता हूँ ताकि कोई देखे ना और मुझे मतलब कोई कुछ करे ना। इसलिए जाता है उस राजकुमारी को बेड पर सुला देता है और उसके ऐसी फटी हुई है कि अरे यार मैंने इसको मुक्का मार दिया, एक बार जगेगी तो मुझे चिल्लाएगी, शायद मुझे सजा दे दे और शायद मेरा सर भी कलम करवा दे, इसलिए मतलब मुझे इसको मनाना पड़ेगा, इसको मतलब कैसे भी बताना पड़ेगा कि नहीं मैंने तुझे मुक्का नहीं मारा है। और सोचता है बेचारी अकेले सोएगी कुछ हो ना जाए, इसलिए यहाँ पे साइड में मैं भी सो जाता हूँ और उसी बेड पे दोनों सो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जो राजकुमारी आती है वो जग जाती है और जैसे युवान को बगल में सोते हुए देखती है, युवान को जोर से एक मुक्का मारती है और युवान भी मतलब यहाँ पे बहुत उसे पेलती है। और युवान भी उसके बाद कहता है अरे प्लीज प्लीज मुझे मारिए मत, मैंने इससे पहले आपको मुक्का नहीं मारा था, वो बल्कि आप मेरे घर पे आई और अचानक से बेहोश हो गई, मैंने तो बल्कि आपको बचाया और अपने घर के अंदर बुलाया। लेकिन जो राजकुमारी है उसको मुक्के के बारे में कुछ याद नहीं और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, तुमने मतलब मुझे इतने सस्ते बेड पे सुला दिया, प्लस जो बेडशीट था वो भी इतना सस्ता वाला था, मैं इतनी अच्छी राजकुमारी हूँ, इतनी बड़ी राजकुमारी हूँ, मेरे स्किन को हो गया तो तुम्हें मतलब मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये सुनने का ध्यान सोचता है हाँ ये सच में राजकुमारी है, छुई मुझसे राजकुमारी, इसको ये परवाह नहीं है कि मैंने इसको मुक्का मारा मैं इसके साथ सोया था, बल्कि उसको ये परवाह के सस्ते बेड पे सोई थी। अब युवान सोचता है चलो इस राजकुमारी को मनाने का तरीका शायद जो रेमन है इसको शायद रेमन पसंद होगा तो मैं खिला के देखता हूँ। तो वो प्रिंसेस को रेमन खिलाता है जो सचमुच से काफी ज्यादा अच्छा लगता है, उससे बहुत अच्छा लगता है रेमन। तो युवान भी देखते हैं चलो भाई ये शांत हो गई, तभी उसको एहसास होता है कि उसके घर की तरफ कोई बढ़ रहा है, इस वक्त सच में स्कबिस ही रहते हैं। वही दोस्त कबिस जो थोड़ी देर पहले स्कूल के अंदर मतलब एक आदमी का पूरा खून चूस गए थे। और युवान घबरा जाता है और जो राजकुमारी रहता है उसे लेकर दूसरे रूम में छुप जाता है। उतने में जो स्कबिस है वो भी दरवाजा खोल के अंदर घुस जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि युवान कहाँ है, तू बाहर निकल, हम तो उससे मिलने आए हैं। और यहाँ पे युवान परी को लेकर छुपा है और परी को ऐसा लग रहा है कि ये युवान हाइड एंड सीक खेल रहा है, तो युवान भी उसे समझाता है कि हाँ हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे। तभी जो स्कबिस रहते हैं उनका भी ध्यान चला जाता है दूसरे रूम की तरफ कि चल भाई यहीं छुपा होगा, तो वो लोग इस रूम में भी घुस जाते हैं। लेकिन उस रूम में जैसे जाते हैं युवान वहाँ नहीं रहता, क्योंकि युवान ऊपर की तरफ छुप जाता है, मतलब ऊपर एक छोटा सा कमरा रहता है उसमें छुप जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक वहाँ छुप नहीं पाता, जिस कारण वो हमला करता है दोनों स्कबिस पर और वहाँ से वो निकल जाता है। और अपने साथ वो प्रिंसेस को भी साथ में लेके आया था और प्रिंसेस को तो अभी भी लग रहा है कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं और उसको ये गेम खेलने में मजा आता है। तो यहाँ पे युवान भी उसे समझाने
नहीं जाता कि उससे पता है कि जो प्रिंसेस है एक नंबर की बॉटम औरत है, इसको समझाऊंगा तो को समझ नहीं आएगा, इसलिए कहता है कि हाँ ये गेम ही हो रहा है और इस गेम में हमें छुपना है। वो जो दो औरत है वो लोग तुम्हें ढूंढ ना ले तो चलो जाकर छुप जाओ, और उसे भेज देता है कि हाँ तुम छुप जाओ, मैं अभी आता हूँ, मैं कहीं और जाके छुपता हूँ, और प्लीज मतलब कोई तुम्हें ढूंढ ना ले। तो वो भी चल जाती है छुपने, बेचारी कितनी बॉटम है, और यहाँ पे वो अकेले लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लड़ नहीं पाएगा, इसलिए जो परी रहता है वो परी को बुलाता है, कहता है कि बाहर आओ और मेरे बदले इससे लड़ो। और जो परी रहती है वो परी भी बाहर आ जाती है। उतने देर में जो दोनों स्कबिस थी वो भी वहां पे पहुंच जाती है और देखते हैं कि परी है, और उसके साथ लड़ाई चालू हो जाता है, लेकिन परी उनकी हालत खराब करती है। फिर अपना मैजिक यूज करती है और आसपास पूरा एक शील्ड तैयार करती है, इनविजिबल शील्ड, और अपने मैजिक से वो परी अपने मैजिक से दोनों जो स्कबिस रहते हैं उनके शरीर पे आग लगाने लगती है, और वो मतलब दोनों स्कबिस की भी हालत खराब हो रही है कि चलो यार यहाँ से भागो वरना ये हमें जान से मार डालेगी, और वो भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया जो परी है अपनी, उसने मतलब कवर बना दिया है जिस कारण दोनों स्कबिस भी वहां से भाग नहीं पाते और उनका शरीर जलने लगता है। तभी उनका जो मतलब राजा था जो स्कबिस का, जिसका भी थोड़े पहले हमने देखा था, वो भी वहां पे आ जाता है और जो पूरा शील्ड जो परी अपनी बनाई थी उसको तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। और अपने राजा को देखते हुए दोनों स्कबिस खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे महाराज आप आ गए, प्लीज हमें आप बचा लीजिए। लेकिन क्या वो मतलब बचाने के बदले उन दोनों को जान से मार देता है और कहता है यार तुम दोनों बहुत कमजोर थे, मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। और जो शावशाव रहती है मतलब जो मोबाइल, वो बताती है अरे यार ये तो महाराज है उनका और इसका लेवल 8 है, और जो अपनी परी है मूफी उसका लेवल कम है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके सामने लड़ पाएगी। और यहाँ पे युवान को भी टेंशन होने लगता है, और परी से मतलब माइंड टू माइंड बात करने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ माइंड टू माइंड बात भी कर सकते हैं। तो माइंड टू माइंड बात करता है जिसमें परी कहती है अच्छा अब तुम्हें मेरे बारे में क्यों टेंशन हो रहा है, तुमने मुझे बुलाया क्यों, ताकि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं और यहाँ पे मर जाऊं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे मरूंगी नहीं क्योंकि मुझे जिंदा रहना है और मुझे तुम्हारी भी जान लेना है। तो यहाँ पे माइंड टू माइंड वो युवान कहता है अरे यार तुम गलत समझ रही हो, मैं वो बंदा हुई नहीं जिसे तुम मारना चाहती हो। तो परी फिर से माइंड टू माइंड कहती है कि नहीं मैं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें पहचानूं नहीं, क्योंकि अगर तुम मर भी गए, तुम राख भी तुम बदल गए, राख में भी बदल गए ना, तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी कि तुम वही बंदा हो। और फिर लड़ाई चालू हो जाता है अपने परी और जो स्कबिस का राजा था उनके बीच में, और ये एपिसोड वहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो डेमन स्पिरिट सीड मैनुअल के एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और इसका भी इसके महाराज और जो अपनी मतलब जो परी है उनके बीच में लड़ाई चालू है, और दोनों में मतलब जो परी है वो कमजोर पड़ रही है, और यहाँ पे जो युवान है वो भी देखता है कि अरे यार बेचारी कमजोर पड़ रही है, मुझे इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अपने मोबाइल में जो उसका बुक गया था उससे पूछता कि अरे मुझे बताओ यार मैं कैसे करूँ। तो इसका बुक में जो बंदी थी मतलब जो इसका जो बुक है जो फिलहाल एक लड़की का फॉर्म लिया हुआ, एक परी का फॉर्म लिया है, वो बताती है कि देखो अगर तुम्हें परी का पावर बढ़ाना है तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। सबसे पहले परी के साथ रोज बातचीत करके मतलब रिलेशनशिप अपना अच्छा बढ़ा के उसकी पावर बढ़ती है, और दूसरा ये कि परी का जो इनर वर्ल्ड रहता है मतलब उसके पास्ट में जाकर उसके साथ अच्छा रिलेशन करके तुम मतलब बढ़ा सकते हो उसका पावर। तो इसके सुनने के बाद युवान सोचता है इसमें जो पहला रास्ता है कि रोज बातचीत करके बढ़ाने का पावर, वो तो फिलहाल के लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन जो सेकंड है वो मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मतलब अपनी जो मूव आए हो अपनी परी है उसके मतलब पास्ट में जाना पड़ेगा। तो ये परी से कहता बुक वाली से प्लीज मुझे भेज दो उसके इनर वर्ल्ड में। तो वो बताती है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, कि तुम्हारे पास अभी स्पिरिचुअल पावर बहुत कम है, इतने में तुम नहीं जा पाओगे। और इधर जो लड़ाई है वो चालू है उस मतलब राजा स्कबिस के राजा के बीच में और अपनी मोफाई के बीच में। और यहाँ पे युवान एकदम उसको समझ नहीं आ रहा कि अरे यार मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी बची नहीं, मुझे इसके पास्ट में जाना है, मैं पास्ट में कैसे जाऊं। तो वहाँ पे जो प्रिंसेस आती है जिसको मतलब युवान बुद्धू बना के नौका छुपे खेलने के लिए भेज दिया था, वो आ जाती है और कहती है क्या तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, मैं दे सकती हूँ, मतलब मैं समझो कि मैं गोदाम हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी का, लेकिन उसके लिए मतलब तुम्हें मतलब मुझे ऐसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तभी जाके मैं दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। तो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है युवान। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं ये गेम जीत गई हूँ, क्योंकि मैं गेम जीती गई हूँ, एंड तक मैं छुपी रही और कोई भी मुझे आके नहीं ढूंढा। और तभी प्रिंसेस का ध्यान भी उस लड़ाई में जाता है जहां देखती है कि एक आदमी और एक परी है लाल रंग की, वो मतलब दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और लड़ाई में ऑफकोर्स जो जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि वो जो बंदा अपनी परी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, यहाँ पे परी भी मतलब उससे मतलब मुकाबला नहीं कर पा रही क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो प्रिंसेस कहती है कि अरे यार ये जो आदमी जो उसके साथ लड़ रहा है उसको लगता है कहीं ना कहीं मैंने देखा है उसको, मतलब ऐसा जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है। तो युवान छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं वहां देखने को जरूरत नहीं है, और हमारा गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमारा गेम अभी बाकी है, एंड तक तुम छुपी नहीं रही, तुम बाहर आ गई, इसलिए तुम्हें थोड़े समय के लिए और छुपना पड़ेगा। तो प्रिंसेस बोलते रहे नहीं मैं इतनी देर तक तो छुपी रही, कोई आया भी नहीं। तो युवान प्रिंसेस से कहता है कि नहीं एक लेवल अभी और बाकी है, आपको एक और मतलब गेम का एक और लेवल पार करना है, उसके लिए मतलब एक छोटा सा रूल है। तो प्रिंसेस पूछती है कौन सा रूल। तो युवान बताता है कि आपको आंख बंद करके खड़ा रहना है जब तक मैं ये ना बोलूं कि अपनी आंख खोली है। तो प्रिंसेस बोलते क्या क्या फालतू रूल है, मुझे नहीं आगे खेलना। तो युवान बोलता है कि अगर आप खेलेंगे, अगर आप जीत गए तो मैं साल भर के लिए आपके लिए रेमंस बना के ला के दूंगा। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस खुश हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं ये गेम कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूं, और अपना वो आंख बंद कर
लेती है, जैसा मतलब युवान ने उससे कहा था। और यहाँ पे युवान देखता है कि मुझे लगता है ना कि जो स्कैबियस का राजा है ये बंदा ये पक्का प्रिंसेस के पीछे आया है। अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रिंसेस को मतलब बचाना पड़ेगा और अपनी परी को भी बचाना पड़ेगा। और उसके बाद वो प्रिंसेस से युवान कहता है कि चलिए अपने जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे शरीर में ट्रांसफर कीजिए। तो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगती है युवान के शरीर में। और यहाँ पे जो उनका ये स्कैबियस का राजा है वो देखता है कि हाँ भाई ये बंदा परी का पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो युवान के ऊपर मतलब हमला कर देता है। और जो परी है वो आके मतलब बचा लेती है युवान को, वो हमले को खुद पे सह लेती है, क्योंकि वो युवान को मरते हुए मतलब नहीं देख सकती। अगर वो मर गई तो इसका बदला पूरा मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको अपने हाथों से युवान को मारना जो है। और फिर जो युवान है वो परी के पास्ट में पहुंच जाता है। और जहां जाती है उसे पता चलता है कि जो पास्ट में जो अपनी परी थी, जो मतलब जो मोफाई थी, एक एसेसियन थी, मतलब एक ऐसी बंदी जो कि मतलब लोगों को मारती थी पैसे वगैरह के लिए। और वही अपना काम पूरा कर रही है, यानी लोगों को मार रही है और 3-4 लोगों को मारती है। और एक और बंदा बच्चा है जो मतलब रिक्वेस्ट करने लगता है मोफाई से कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो मोफाई बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तू लकी है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। और वो जाने लगती है। और यहाँ पे मतलब युवान पहुंच चुका है और देखता है कि ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। लेकिन क्या जिस बंदे को मतलब मोफाई ने अभी तक छोड़ा, मतलब जिसे जिंदा छोड़ दिया, वो बंदा फिर से तलवार लेके पीछे से मोफाई की तरफ मारने आता है। तो यहाँ पे युवान चिल्लाता है कि देखो ध्यान से अपने पीछे देखो, कोई तुम्हें मारने आ रहा है। लेकिन उसका आवाज सुनाई नहीं देता परी को। लेकिन परी को पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई आ रहा है उसको मारने, और वो मार डालती है। और जो मतलब बंदा पीछे उसके आ रहा है और कहती है कि अरे यार तुम्हारे पास इतना अक्ल नहीं है क्या, मैंने एक मौका तुझे जिंदा रहने का दिया था, लेकिन तूने आखिर में अपने गधा का दिमाग यूज किया और आखिर में देख तू मर ही गया। उसके बाद युवान मोफाई के पास जाता है और उससे देखते कि अरे यार मतलब ऐसा पास्ट में हुआ करते थे, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी थी क्या। लेकिन जैसे ही वो मतलब मोफाई को छूता है उसके शरीर मतलब उसके आर पार हो जाता है। उससे समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई मैं इससे बात भी नहीं कर पा रहा, इसे छू रहा हूं तो मेरा शरीर आस के आर पार हो रहा है, ऐसे कैसे। तो ये भोक वाली परी बताती है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम पहले से इस दुनिया में हो, मतलब ये जो तुम्हारा कोई ना कोई पहले से है, तुम्हारा सॉल मतलब तुम्हारी आत्मा पहले से इस दुनिया में है। इसके बाद वो वापस शिफ्ट होता है मोफाई पे। जैसे कि मैंने बताया था कि वो पैसे के बदले लोगों को मारती है, तो ये अपने पैसे लेने आई थी और सारे लोग जो पैसे दिए थे इसको मारने के लिए, वो कहते हैं कि मोफाई तुम तो सच में बाकी कमाल की हो, तुम तो मतलब तुम्हारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। और इसे पैसे दे देती है। तो ये भी पैसे लेके अपने घर पे जाने लगती है। अपने घर के बाहर एक आदमी को देखती है जो कि आदमी एक बिल्ली लेके बैठा हुआ है। तो उसके पास जाती है, उसको देखती है। तो बंदा भी बोलता है देखो मेरे पास कितनी प्यारी बिल्ली है ना प्यारी। लेकिन मोफाई उसके बिल्ली पे ध्यान नहीं देती, वो उसके तलवार पे ध्यान देती है कि इस बंदे के पास एक तलवार है। तो उससे पूछते हैं तुम्हारे पास जो तलवार है उसकी कीमत कितनी है, मुझे बताओ, मुझे खरीदना है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, मतलब मैं इसे बेचता नहीं। तो मोफाई बोलती है कि नहीं, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है और इसकी भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये मैं नहीं बेच सकता। तो इसके बाद वो मोफाई चली जाती है कि चल भाई नहीं बेचना तो मत बेच। तभी वहाँ पे युवान भी आता है और देखता है कि वो बंदे का चेहरा सेम टू सेम इसके साथ मिल रहा है, मतलब यही वो बंदा है, मतलब ये युवान है, पास्ट का युवान है, मतलब ये पहले युवान था, अभी जो फिलहाल के लिए वो इसका नया जन्म है। इसके बाद मोफाई अपने घर में चली जाती है। तब उसका आवाज मतलब आता है बाहर से, कोई मतलब म्यूजिक बजा रहा है। तो अपने खिड़की से बाहर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि वही बंदा था जो कि म्यूजिक बजा रहा है। और उसका म्यूजिक सुनने के लिए आसपास मतलब 4-5 बच्चे इकट्ठा हुए हैं और उनको म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वो लड़का मोफाई की तरफ भी देखता है तो मोफाई अपना मतलब खिड़की बंद कर लेती है। इसका थोड़ी देर बाद का सीन शिफ्ट होता है। जो मोफाई अपने घर से बाहर आती है तब उसका आवाज सुनाई देता है उसी बंदे का, और कुछ बंदे मिलकर उसको मार रहे हैं क्योंकि वो एक बच्ची के पीछे पड़े थे और वो बंदा उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे। तो सारे लोग मतलब उसको मार रहे कि इस बच्ची को छोड़ दे, इस बच्ची को हमें दे दे। लेकिन वो देने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा, मैं इसे बचा के रहूंगा। और ये सब मतलब जो मोफाई है वो भी सुन रही है और देख रही है। और उसके दिमाग में भी आता है कि जब वो छोटी थी उस समय भी एक आदमी था जिसने इसको ऐसे बचाने की कोशिश की थी। जो हमने एपिसोड 2 में भी देखा था वो और कोई नहीं बल्कि अपने युवान था जो कि पास्ट में पहुंचा था और इसको बचाने की कोशिश किया था। और उसका तो सारे गुंडे उसी आदमी को परेशान किए जा रहे, उसको मारे जा रहे कि वो बच्ची हमें दे दे वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। और कहते हैं कि चल भाई बस हो चुका है, तू हमें नहीं दे रहा, अब तुझे मतलब मैं जान से मार दूंगा। तो इसके बाद वहां पे मतलब उसका जैसे वो मारने वाला रहता है वो बंदा, वैसे वहां पे मोफाई आ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। और जैसे वो सारे गुंडे मोफाई को देखते हैं और डर जाते हैं कि अरे यार तो वही मोफाई है जो कि मतलब सबको मारती है, इतनी खतरनाक औरत है। और ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज हमें मत मारो, प्लीज हम लोग को मतलब छोड़ दो, हमें जान से मत मारो। तो मोफाई बोलता है अच्छा ठीक है मैं नहीं मारूंगी, बस तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो सारे मतलब गुंडे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसका जो बंदा था जिसको मतलब सब लोग मार रहे थे वो शुक्रिया करते हैं मोफाई का। तो मोफाई बोलते हैं कि मैंने क्या कहा, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। तो ये सुनेगा तो बंदा बोलता है अच्छा मतलब तुम मुझे भी बोलना चाहती थी, मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ, अच्छा ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उसके ऊपर जो तलवार था वो मोफाई को देता है और कहता है कि चलो मैं शुक्रिया के बदले तुम्हें ये देना चाहता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। तो मोफाई बोलते हैं अच्छा ठीक है मुझे इसका प्राइस बताओ, कितने प्राइस हुआ, कितना पैसा हुआ, वो मैं दे दूंगी। तो आदमी कहता है क्या प्राइस, ये पैसा नहीं है बल्कि मैं गिफ्ट के बदले में दे रहा हूँ, ऐसा गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद मोफाई बोलते हैं गिफ्ट वो क्या होता है, खाली पैसों के बदले चीजें आती हैं। ये सुनने के बाद वो आदमी बोलता है क्या तुम्हें गिफ्ट के बारे में नहीं पता, ये असल में एक टाइप का भेंट होता है जो बिना पैसे के बदले मतलब हम दूसरे को दिया करते हैं। तो ये मतलब सारा सुनने के बाद ये सब देखने के बाद मतलब रख भी लेती है तलवार और कहती है कि देखो यार तुम जैसा आदमी मुझे पता नहीं कि इस देश में कैसे जिंदा है, इस देश में हर जगह गुंडे मवाली चोर और क्रिमिनल से, जिस कारण तुम्हारे जैसे आदमी तो बहुत पहले ही मर जाते हैं। लेकिन चलो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बाई चांस कोई
कोई तुम्हें परेशान करेगा तो खाली नाम बता देना कि मैं मोफाई को जानता हूँ, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और ये समझो ये मेरी तरफ से मतलब एक गिफ्ट ही है, क्योंकि अगर तुम मेरा नाम लोगे तो कोई तुम्हें मारेगा नहीं। और तलवार से वो चेक करते कि हाँ भाई तलवार कितना शार्प है और बहुत ज़्यादा शार्प रहता है। उसके बाद मोफाई वहाँ से चली जाती है और ये सारा चीज़ युवान देख लेता है और कहता है कि ये गलत हो रहा है। तो उसकी वो बली परी बोलती है क्या गलत हो रहा है। तो युवान समझाने लगता है कि देखो जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है। वो जो बंदा है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है वो असल में उसी ने मतलब धोखा दिया, फिर एंड में वही कुछ ना कुछ करेगा मोफाई के साथ। तुमने देखा नहीं क्या वो पूरा मतलब प्लान करके रखा है। वो पहले से मोफाई के पीछे मतलब नजर रखता है और उसके बारे में उसने पूरा डिटेल निकाल के रखा है। और एंड में देखा तुमने मतलब उसी के घर के बाहर वो जाके बैठा हुआ है। आखिर कोई उसके घर के बाहर क्यों जाके बैठेगा, क्योंकि वो जगह है वो मतलब सेफ जगह है नहीं। पहली बार ढूंढने वाली वहाँ घूमते, प्लस उसके ऊपर कोई छत भी नहीं है, बारिश हुआ या कुछ भी हुआ तो भींग जाएगा। प्लस वो जगह कचड़े के जगह के पास है, बाजू में लोग कचड़ा फेंकते, तो वहाँ पे क्यों बैठेगा, क्योंकि सामने मोफाई का घर है। प्लस उसने अपने साथ एक बिल्ली भी रखा था। लोग बिल्ली क्यों रखते हैं, क्योंकि लोग को ऐसा लगता है ना कि लड़कियों को बिल्ली बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने बिल्ली रखा था। प्लस वो म्यूजिक बजाता था जो भी लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद है। एंड में म्यूजिक बजा के सारे बच्चों को वो अट्रैक्ट किया। उसके बाद वो दिखा रहा है कि देखो वो कितना अच्छा आदमी है। और प्लस एंड में मतलब उसने ऐसा सिचुएशन बनाया, आखिर में मतलब एक बच्ची को बचाने गया ताकि वो आए और फिर वो मतलब मोफाई उसको भी जाके बचाए। और बदले में उसने तलवार गिफ्ट किया। और जो अपनी मोफाई मतलब उसका काम ही लोगों को मारना, तो उसको ऑफकोर्स तलवार तो पसंद आएगा, तो तलवार को तो मना कर ही नहीं सकती, इसलिए मतलब उसने तलवार गिफ्ट किया ताकि मतलब धीरे धीरे वो मोफाई उसके प्यार के पीछे पागल होने लगे। और जो मोफाई अपने पास में से मतलब अजीब जो गुंडे टाइप के क्रिमिनल टाइप के आदमी है सिर्फ उसी से मिल चुकी है, इसे ऐसे मतलब किसी आदमी से वो नहीं मिली है। और प्लस जो गुंडे इसे मार रहे थे जब वो लड़की को बचाने गया था, वो लड़की भी पक्का मतलब इसी की होगी। और जो गुंडे हैं वो गुंडे भी पक्का इसके भाड़े के गुंडे होंगे, जिस कारण मतलब पूरा इसने नाटक किया था। और एंड में मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मोफाई भी इसके प्यार के पीछे पागल हो जाएगी और एंड में ये धोखा देगा, नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर बुरा करेगा। मतलब यहाँ से पूरा हालत खराब हो रहा है, मुझे मतलब मोफाई को बचाना पड़ेगा, इस आदमी को मोफाई से मुझे दूर करना ही पड़ेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है ओरिजिनल जो युवान का बॉडी है, जहाँ मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी करके वो गया था उसके परी के इनर वर्ल्ड में। और जहाँ पे वो प्रिंस है जो उसको स्पिरिचुअल एनर्जी दे रही है, वो कहती है प्लीज युवान जल्दी अपनी आंखें खेलो, जल्दी वापस यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। और वहाँ पे वही मतलब उसका बीच का राजा और जो परी है उसके बीच में लड़ाई चालू है, जहाँ ऑफकोर्स वो भारी पड़ रहा परी के ऊपर। अरे आखिर में बहुत बड़ा मतलब ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट करने के बाद परी को थोड़ा सा चोट लगता है। और यहाँ पे मतलब वही परी देखती है कि अभी तक वो पूरा कारनामा कर ही रहा है, अभी तक वो मेरे इनर वर्ल्ड में अभी तक वो बाहर नहीं आया। और जो स्कबिस का राजा है वो अपने अटैक पूरा तैयार कर लेता है युवान पे हमला करने के लिए, और युवान पे हमला करने वाला रहता है। यहाँ पे परी भी देखती है कि यार वो हमला करने जा रहे हैं उस पर, तो उस मतलब युवान के सामने आ जाती है कि नहीं मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी, इसे मैं मारूंगी। और ये सामने आ चुकी है तो ये अपना अटैक करने आता है स्कबिस का राजा और अपना तलवार आगे करता है और उस तलवार को वो मतलब परी के आर पार कर देता है, लेकिन उससे वो मरती नहीं और कहती है कि मैं तुझे रोक के रहूंगी कुछ भी हो जाए। और अपना एक अटैक तैयार करती है जिससे मतलब बहुत सारे लाल रंग के जो पेड़ के जड़ रहते हैं उस टाइप पर निकलता है और स्कबिस के राजा को पूरा जकड़ लेता है। और सब का सब मतलब जितना भी जड़ है उसके खून से बना है। और जो स्कबिस का राजा भी कहता है देखो तुम इससे मुझे जब तक रोक पाओगे जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर खून रहेगा, उसके बाद ऑफकोर्स तुम मतलब नहीं रोक पाओगे, इसके बाद तुम मरी जाओगे, तो इससे मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फायदा होगा। लेकिन परी बोलती है कि नहीं होगा। और जो मतलब मैं जब पहले थी, जब मैं पास्ट में अपनी थी, उस समय मतलब कुछ और मुझे डिसीजन लेना चाहिए था, जो मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो डेमन स्पिरिट सीड मैनुअल एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो मतलब वो युवान जैसा दिखने वाला बंदा रहता है वो मरवा देता है मतलब मोफाई को, लेकिन सिर्फ चाकू मरवाता है, वो मरी नहीं रहती है। वहाँ पे मतलब वो बंदा भी आ जाता है और मोफाई उसे देख के खुश हो जाती है कि देखो मतलब मेरा आशिक आ चुका है, लेकिन मरवाया तो उसी ने था। और जो बच्ची था जिसने मतलब मोफाई को चाकू मारा था वो भी उस लड़के के पास जाती है, कहते हैं कि अरे भैया आपने से कहा था, इस लड़की को मारने का काम तो एकदम चुटकी के बराबर था, देखिए कुछ मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ा और मैंने इसे मार भी दिया। और ये देखने के बाद मतलब ये जानने के बाद मोफाई को भी बहुत बुरा लगता है, उसे भी समझना कि क्या हो रहा है, ये मतलब लड़का मुझे क्यों मरवाना चाहता है, तो मुझे पसंद करता ना, मेरे साथ ये जगह छोड़ के बाहर एक शांति वाली जिंदगी जीना चाहता था ना। अब मोफाई को चाकू लगा था पेट में, तो उसको मतलब अभी चल नहीं पा रही, जिस कारण रेंगते रेंगते मतलब उस लड़के के पास आने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, ये जगह छोड़ के मतलब कहीं दूर हम लोग साथ में चलेंगे। लेकिन वहाँ से पीछे से ढेर सारे गुंडे वगैरह की एंट्री हो जाते हैं और यहाँ पे उन गुंडों का जो लीडर रहता है वो बताते हैं कि आज चलो यार हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, ये जो लड़का है ये सारा प्लान इसी का था, मतलब इसने हमारे पास आया, हमें बताया कि तुम्हारी जो दुश्मन है मोफाई, मैं उसको जाल में अपने फंसाऊंगा, अपने प्यार के मतलब जाल में उसे गिराऊंगा, फिर मतलब तुम मतलब ऐसा ऐसा कर दूंगा, एंड में उसको ये टावर के पास ले आऊंगा जहाँ तुम पहुंच के तुम लोग उससे अपना बदला ले सकते हो, लेकिन उससे बस जान से मत मारना, नुकसान वगैरह पहुंचाना हो एंड में मुझे दे देना। लेकिन जो मोफाई है उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और रेंगते रेंगते जो जा रही थी अब उड़ जाती है और ऐसी मतलब सही से चल नहीं पा रही तो भी कोशिश करती है, उसके पास जाने की कोशिश करती है। पीछे से जो युवान है वो भी चिल्ला रहे कि यार मोफाई रुक जा, उसके पास मत जा, उसके पास जाके मतलब नहीं है, देखो उसने तुम्हें धोखा दे दिया, मैं पहले से मना कर रहा हूँ। लेकिन जो मोफाई है ना ही से देख सकती है नहीं उसका आवाज़ सुन सकती है, जो मोफाई है उसकी तरफ बढ़ रही है और सारी बातें याद करिए जो उस लड़के ने इससे कहा था, प्यार वाली बातें उस सब का सब अभी उसके दिमाग में चल रहा
रहा है। उतने में जो गुंडे वगैरह रहते हैं, 2 आदमी आते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसे ऐसे जमीन पे बैठा देते हैं, उसको जान से मारने के लिए। और ये देखने में तो लड़का बोलता है कि यार मैंने पहले कहा था खाली थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाना, तुम अपना बदला ले लेना, लेकिन जान से मत मारना, तुम इसे जान से क्यों मारे हो। तो उनका लीडर आता है इस लड़के के पास और कहता है देख भाई, तू हमारे पास आया था, तूने हम प्लान बताया था, हमें अच्छा लगा, हम तेरे प्लान पे एग्री भी हो गए थे, हमने बोला भी था अच्छा ठीक है मोफाई को एंड में तुझे दे देंगे, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था उसको जिंदा देंगे या मार कर देंगे, तो हम इसको पहले जान से मारेंगे, अपना बदला पूरा ले लेंगे, फिर इसको मतलब तुझे देंगे। और यहाँ पे मतलब मोफाई एकदम 100% कंफर्म हो जाती है कि ये लड़का मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मुझे धोखा दे रहा था, खाली अपना मतलब इन लोगों से दोबारा बदला लिखवा के मेरे साथ एंड में कुछ करना चाहता था। उसका भी मतलब उसके सामने अभी पूरी फ्लैशबैक चलने लगता है कैसे ये लड़का इसकी जिंदगी में आया। इससे अच्छी बात है कि साथ में दोनों ने मूवमेंट निकाला था, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन एंड में खाली मैं ही उसे पसंद करती थी, वो तो मेरे से मतलब खाली दुश्मनी निकाल रहा है और खाली मतलब एंड में उसने मुझे धोखा ही देना था और कुछ नहीं। और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पूरा एकदम मतलब उसको समझ नहीं कर भाई ऐसे कैसे हो गया यार, मैंने एकदम एक्सेप्ट नहीं किया था। पूरा रोने लगती है, वो चिल्लाने लगती कि ऐसा नहीं हो सकता। उतने में जो लड़का रहता है, जितने भी गुंडे रहते हैं, वो सबको मारने लगता है, हम तो खुद से नहीं मारने लगता, उसके पास पहले से 3 परी रहती है, वो 3 परी के जरिए वो सारे गुंडे वगैरह को मारने लगता है। कहता है कि देखो मैंने भी तुमसे झूठ बोला था, मुझे ये मोफाई एंड में मतलब चाहिए, तुम इसे जान से नहीं मार सकते। और जितने भी गुंडे वगैरह हैं उस सबको मतलब मार के वहाँ से भगा डालता है, मतलब भगाता नहीं, आपको सबको मार डालता है, एक भी भाग नहीं पाते। और वहाँ पे पूरा मतलब जगह में तबाही हो जाती है। उसके जो 3 परी थे, वो 3 परियों ने मिलकर पूरा मतलब तबाही मचा दिया है। और यहाँ पे जो मोफाई है, मोफाई भी अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में, पूरा उसको दुख लगा कि लड़के ने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ सही नहीं किया, वो भी खड़ी हो जाती है। उतने में मतलब वो लड़के ने तो सारे गुंडे वगैरह को मार दिया है। अब वो भी मतलब इसके सामने खड़ा और कहता है चलो वो सारे गुंडे वगैरह खत्म हो गए, और हमारा मतलब हम दोनों अकेले हैं, हमारे को बात करने का समय आ चुका है। लेकिन अब मोफाई को मतलब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो लड़के पे इसलिए बाजू में एक तलवार पड़ा रहता है, वो तलवार उठाती है और सीधा मतलब हमला करने चल जाते हैं उस लड़के की तरफ। लेकिन उस लड़के के पास जो 3 परी थी, उनमें से एक परी आ जाती है, उस लड़के को बचा लेती है और मोफा के साथ झगड़ा करने लगती है। इधर मोफा भी अपना पूरा जान लगा कर लड़ रही है, और सामने से जो परी है वो तो परी है तो ऑफकोर्स नॉर्मल ह्यूमन से स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिस कारण वो मोफाई को बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। और यहाँ पे ये लड़का भी बोलता है कि देखो यार मोफाई, लड़ के कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम्हें अभी अभी चोट लगा था, तुम्हारे मतलब पेट में अभी वो चोट का निशान है, अगर तुम लड़ते रही, अगर इसे हिलते रही तो चोट धीरे धीरे बड़ा होगा और धीरे धीरे ऐसे करते करते तुम मर जाओगे। लेकिन मोफाई उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है, उस परी के साथ लड़ने लगती है। लेकिन एंड में ऑफकोर्स परी स्ट्रॉन्ग थी तो ये मतलब टिक नहीं पाती, इसका तलवार भी टूट जाता है और इसका जो चोट है धीरे धीरे और बढ़ रहा है और इसका मतलब पूरा और भी दर्द होने लगता है और बेचारी अब हिल भी नहीं पा रही। उतने वो लड़का कहता है कि देखो यार जिंदगी ना बहुत खूबसूरत चीज़ रहती है, इसको ऐसी गवा देना, इसी मार डालना, मतलब इसी खत्म कर देना कुछ अच्छी बात नहीं है। और तुम्हारा भी अब चोट बढ़ रहा है तो मतलब धीरे धीरे तुम भी मर जाओगे तड़पते तड़पते, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मेरे पास एक मौका है, मतलब मैं तुम्हें जिंदा रख पाऊंगा, लेकिन तुम इंसान नहीं रहोगे। इसके बाद तुम एक फेरी बन जाओगे, एक परी बन जाओगे, मतलब एक टाइप के इंसान ही रहोगे, तुम एक दूसरी मतलब जीव बन जाओगे। इससे मतलब तुम जिंदा रहोगे, इमॉर्टल बन जाओगे, लगभग हजारों सालों तक तुम जिंदा रह सकती हो। अगर किसी ने तुम्हें मारा नहीं, मतलब तुम्हारा उम्र कभी भी मतलब खत्म नहीं होगा, और ऐसे जिंदा रहने के बाद तुम मतलब मुझसे बदला भी ले सकती हो। और ये करने के लिए खाली तुम्हें इच्छा चाहिए, बस तुम तैयार हो जाओ कि हाँ मुझे परी बनना है, मतलब ये मतलब इंसानों वाली जिंदगी छोड़ के और मुझे परी बन के आगे जिंदगी जीना है। उसका ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, तुम एक परी बन जाओगे और इमॉर्टल बन जाओगे, और मतलब फिर बाद में तुम मुझसे बदला भी ले सकती हो। और यहाँ पे जो मोफाई है उसको तो पहले से लड़के पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो भी सोच लेते हैं कुछ भी हो जाए, भले मैं इंसान ना रहूँ, मैं परी बन जाऊँ या कोई भी मॉन्स्टर बन जाऊँ, मुझे इस लड़के से बदला लेना, इस लड़के को मुझे जान से मारना, इसलिए मुझे तैयार है। और भी तैयार हो जाती है मतलब परी वगैरह बनने के लिए। तो लड़का भी बोलता है अच्छा ठीक है। उसके पास एक फ्लावर था, उसको मतलब उसके जरिए रिचुअल वगैरह करता है, और उसके जरिए मतलब जो फ्लावर था वो जमीन के अंदर जाता है, वो अंदर से जड़ें वगैरह निकलती है और जो परी को हर जगह से मतलब पूरा ऐसे जकड़ लेती है और कहता है ये फ्लावर स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए चूज किया था, जिसका नाम है अनदर शोर, इसके जरिए तुम परी बन पाओगी। लेकिन अगर ये तुम्हें अभी फिलहाल के नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द देगा, अगर तुम ये दर्द सर्वाइव कर ली तो इससे साबित हो जाएगा कि हाँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है परी बनने का और तुम मतलब बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने ये मतलब ये जो दर्द सर्वाइव किया, तो अगर ये दर्द तुमने सर्वाइव नहीं किया तुम मर गए, तो फिलहाल के तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगा, तुम कभी परी नहीं बन पाओगे और यहीं तुम मर जाओगे। और ये सब चीज़ युवान देखता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस लड़के पर और ये उसको मारने भी जाता है। लेकिन युवान जैसे उस पर हमला करता है वो उसके आर पार हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा अरे भाई ऐसे कैसे हो गया, मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा। और फिर वो लड़का युवान से बोलता है देख भाई ये करना बंद कर दे, ये करने से कोई मतलब नहीं होगा, तो खुद को खाली नुकसान पहुंचाएगा। मैं खाली एक नॉर्मल गेम खेल रहा हूँ और ये जो लड़की है मोफा, ये गेम के कैरेक्टर है और मैं खाली मैं इसका एक लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे युवान का एकदम उसका दिमाग खराब हो रहा है और तभी युवान का मतलब नजर जाता है कि वो अचानक से मतलब बहुत अजीब सी जगह पर है, आसपास कुछ भी नहीं, खाली काला काला है और पीछे वो लड़का है। और युवान से कहता है देख भाई हम दोनों का आत्मा सेम है, जो सोल तेरे अंदर, जो आत्मा तेरे अंदर है वो आत्मा मेरे अंदर है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब ऐसा समझ के जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बल्कि तू ही कर रहा है। और मतलब मैं तेरा हर बात समझ सकता हूँ, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू क्या सोचता है, तुझे क्या पसंद है, तुझे क्या नहीं पसंद, तो मैं सब बता सकता हूँ और सब सारी चीज़ें बताता है। और कहता देख भाई ये गेम है, तू गेम को कब से सीरियस लेने लगा, गेम है गेम की तरह खेल, ये कैरेक्टर है गेम के मोफाई, इसको खाली मैं लेवल अप कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इतना सीरियस हो गया कभी भी गेम मत किया कर, मतलब गेम समझ, ज़्यादा सीरियस मत हो यहाँ पर। लेकिन युवान उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि कोई गेम नहीं है, वो जिंदगी है, मोफाई कोई गेम की कैरेक्टर नहीं है, वो एक इंसान हो, इसकी एक जिंदगी है, उसके साथ ऐसा मत कर। लेकिन वो कहता है कि देख भाई युवान तो अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो ये सारी बातें नहीं समझ सकता है। एक बार मतलब तो अगर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तब तेरा मतलब आइडिया मेरे जैसा हो जाएगा, जैसा अभी फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ वो सब तू भी करेगा,
तेरा मन भी मेरे जैसा हो जाएगा। उसका जो अजीब सी जगह रहती है वो पूरा गायब हो जाता है। युवान मतलब जहाँ पहले था पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे वो लड़का उसके सारी परी वगैरह सब गायब हो जाती है, लेकिन युवान की जो बुक वाली परी रहती है वो वहीं पे रहती है। और यहाँ पे युवान उससे कहता है देखो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो फिलहाल जो मुफ्फा है फिर से मतलब सील के अंदर बंद हो गई है, यहाँ से निकल नहीं पाएगी। और जब पिछली बार जब मतलब असली दुनिया में हम थे उस समय मतलब मैं मर गया था, मेरी छाती से खून निकला था जिस कारण मतलब वो आज़ाद हुई थी। तो इस बार भी ऐसा अगर कुछ करूंगा तो फिर से शायद ये सील से आज़ाद हो जाएगी, और इस बार मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसे इस बार यहाँ से बचा के रहूंगा। तो वो बुक वाली परी समझाने भी लगते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुनिया है ये असली दुनिया नहीं है, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है। अगर तुमने मतलब खुद को यहाँ पे मार लिया तो तुम्हारा जो रियल बॉडी है वो कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा, तो मतलब यहीं पे मर जाओगे, अपने असली दुनिया में कभी भी वापस नहीं पहुंच पाओगे। तो ये करने का कोई भी मतलब नहीं है। तुमने ऐसे मतलब अगर किया तो मान लो कि मुफ्फा आजाद भी हो गए यहाँ से, लेकिन तुम जिंदा नहीं रह पाओगे तो एंड में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो युवान बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो साइड में एक तलवार का टुकड़ा पड़ा था, उसको अपने छाती पर लेता है, हल्का सा चुभा भी लेता है, खून वगैरह भी निकलता है और कोशिश करता है कि हाँ भाई आर पार कर लूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उससे नहीं हो पाता, खुद को नहीं जान से मार पाता। उतने में वो बुक वाली परी बोलती है कि हाँ सच में बहुत डेंजर है, प्लीज ऐसा मत करो, सब कुछ मतलब सब गड़बड़ आ जाएगा। उतने में जो पूरा मतलब रहता है जगह वगैरह पूरा वो हिलने लगता है, और परी बोलती है कि तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ दुनिया है, अब ये मतलब हिल रहा है, मतलब जल्दी खत्म होने वाला है, हम लोग अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएंगे, तो उससे पहले अगर हम इसे बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो युवान सोचता है कि नहीं भाई अब मेरे पास कोई मौका नहीं है, ये वर्ल्ड भी खत्म होने वाला, जल्दी हम लोग पहले जब नॉर्मल दुनिया में पहुंच जाएंगे, उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे वो कांड करना पड़ेगा जो कि हर एनिमे का एक मेन कैरेक्टर करता है। तो वो तैयार हो जाता है अपनी जान लेने के लिए, लेकिन डरे को खुद को चाकू नहीं भोगेगा। वो मतलब सोचता है कि सबसे पहले जहाँ वो परी मतलब जहाँ वो पूरा जो जड़ वगैरह उसको मतलब रोका है उसके ऊपर वो चढ़ने लगता है, और परी के पास जाता है और सोचता है ये सही मौका है, और नीचे एक जगह पे मतलब जो तलवार है वैसा पड़ा रहता है, और एक एंगल पे जाता है, सोचता है यहाँ से अगर मैं कूदा तो डायरेक्ट उस तलवार पे जाके गिरूंगा और तलवार मेरे से आर पार हो जाएगा, वहीं पे मौत मतलब वहीं पे मेरी मौत हो जाएगी। अगर बाई चांस मेरा मन में किया कि नहीं मुझे नहीं मरना, लेकिन जब तक लेट हो जाएगा वो एंड में मतलब मेरी जान चली जाएगी। और फिर वो परी के पास पहुंचता है और सोचता है जब मैं अपनी रियल दुनिया में पृथ्वी से यहाँ पे आया तो उस समय बहुत खुश हो गया था कि अरे वाह यार एनिमे की तरह मैं भी इस दुनिया में आ गया, यहाँ पे ढेर सारी लड़की वगैरह मिलेगी, एडवेंचर करूंगा। और मैंने सोचा कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तब फिर तुम मुझे पसंद करने लगोगी, लेकिन मुझे पता चला तुम पसंद करना तो दूर, तुम तो मुझे शुरू से नफरत करती हो, मेरे को मारने के पीछे मेरी पड़ गई थी। चलो ये भी ठीक है, उतना भी मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैं उतना हैंडसम हूँ ना ही मैं उतना स्ट्रॉन्ग हूँ, तो ऐसा होना मेरे साथ मतलब नॉर्मल सी बात है। अब मैं वो करने जा रहा हूँ जो कि हर मेन कैरेक्टर को करना चाहिए। उसका तो मुफ्फा को किस करता है, वहाँ से कूद जाता है, और नीचे जो तलवार था वो उसे बस लगने वाला ही रहता है। उतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो डेमन स्पिरिट सीड मैनुअल एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर है युवान, वो अपनी परी यानी मोफाई के पास्ट में आ चुका है, जहां उसे पता चलता है कि युवान जैसा दिखने वाला एक बंदा मोफाई को मतलब धोखा दे रहा है, मतलब उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप बना रहा है बाद में, ताकि उसे धोखा दे सके। और उससे मतलब मोफाई को समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जो मोफाई असल में इसे देख ही नहीं पा रही, ना इसका कोई आवाज वगैरह वो सुन पा रही है, जिस कारण मतलब वो भी उसके जाल में फंसे जा रही है। और यहाँ पे युवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अपने जैसे दिखना जो बंदा जो उसको धोखा दे रहा है उससे बहुत चिल्लाने लगता है, उससे मतलब बहुत बुरा वाला बोलते हैं कि एक नंबर कमीना है, पागल है, हरामी है, एकदम आधार मतलब कमीना हरामी एक नंबर का। और ये सारी बातें वो बंदा सुन भी लेता है और कहता है कि युवान को कहता है कि बस भाई हो गया, मेरा मजाक उड़ा लिया। और ये देख के मतलब युवान का एकदम समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ऐसे कैसे, जो मोफाई या प्लस जो दूसरे लोग हैं वो ना ही मुझे देख सकते ना ही मेरा आवाज सुन सकते, लेकिन भाई तू कैसे मेरा आवाज देख सुन सकता है, तू मुझे कैसे देख सकता है। तो वो बंदा बोलता है क्योंकि हम दोनों का आत्मा सेम है, हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, सिर्फ दिखते नहीं है बल्कि जो हमारा आत्मा एक मतलब एक ही है, जिस कारण हम दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो इसके बाद युवान कहता है अच्छा ठीक है तू मुझे देख पा रहा है, लेकिन जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, मोफाई के साथ ऐसा मत कर, उसको छोड़ के यहाँ से चल जा, उसको दुख मत पहुंचा। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि अरे यार तू क्या बोल रहा है, वो एक मतलब गेम जैसा मैं समझ रहा हूँ, वही गेम के कैरेक्टर है और मैं ये गेम खेल रहा हूँ, तो जैसा मतलब गेम में होता है बस मैं भी वैसा कर रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद युवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उस पर चिल्लाता है देख भाई वो ना ही वो कोई गेम की कैरेक्टर है, वो एक इंसान है जो कि चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही है, तो उसकी जिंदगी यहाँ बर्बाद करने आया है, वो कोई भी गेम की कैरेक्टर नहीं है, ना ही वो तुझसे बिलोंग करती है ना ही मुझसे बिलोंग करती है, इसलिए भलाई तेरी इसी में कि तू मतलब उसे छोड़ के यहाँ से दूर चल जा। लेकिन वो बोलता है कि नहीं यार मुझे गेम में मजा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से करूंगा और मुझे जो उसके साथ करना है वो मैं सब करूंगा। और यहाँ पे मतलब युवान को गुस्सा आ रहा है कि साला ये बंदा समझ नहीं आ रहा है, अभी तक ये सुन ही नहीं रहा है, ये पक्का उसको मतलब चोट पहुंचाएगा ही। और फिर सीन शिफ्ट होता है मोफाई पे, जो कि अपने घर में मतलब आराम से मतलब इसी चुपचाप खड़ी है। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके घर पे कोई आया है, और सच में कोई बंदा आया रहता है जो दरवाजा खटखटाता है। तो जो मोफाई है अपना तलवार निकाल लेती है और सीधा दरवाजा खोलते ही जो बंदा आया है उससे मतलब ऐसा तान लेती है कि हाँ भाई तू आ गया, तू बचेगा नहीं। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि युवान जैसा दिखने वाला ये बंदा रहता है। तो मोफाई भी देख के चौंक जाती है, अरे भाई तू मतलब अपना तलवार वगैरह हटाती है और कहती है अरे भाई तू मतलब यहाँ क्या करने आया है। तो वो बंदा बोलता है क्या मतलब तुम्हारे घर पे जो भी लोग आते हैं सबको तुम ऐसी स्वागत करती हो, मतलब आते ही सीधी तलवार ऐसा टांग लेती हो। ये सुनने के बाद मोफाई बोलती है कि नहीं मतलब पहली बात मेरे घर पे कोई आता ही नहीं, ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि मेरे घर का कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इससे पहले जितने भी आदमी आए हैं और जबरदस्ती उन्होंने घुसने की कोशिश की है वो सबके सब मुझे मारने आए हैं, इसलिए मेरे घर पे कोई भी आता है तो मतलब वो बंदा मुझे मारने आता है, जिसका मैंने ऐसा तलवार ऐसा कर लिया था। लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कुछ नहीं बस मैं तुम्हारे लिए कुकीज वगैरह लाया था। तो मोफाई बोलते कुकीज कहाँ है कुकीज। तो जो कुकीज था वो असल में
गिर गया था। जब से मतलब घर के अंदर आया था वैसे ही मोफाई ने उस पर हमला कर दिया था, जिसका जितने भी कुकीज वगैरह पूरे जमीन पे गिर जाता है, जो देख के मोफाई को भी मतलब बुरा लगता है कि यार बेचारा मेरे लिए कुकीज लाया था लेकिन मैंने उस पर ऐसा हमला कर दिया जिसके कारण वो गिर गया। लेकिन यहाँ पे वो बंदा बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये गिर गया कोई बात नहीं, मैं मतलब मैं ढेर सारा कल नहीं तो परसों और लेके आ जाऊंगा। उसका तो वहां से वो चला जाता है और मोफाई मतलब उसको जाते हुए ऐसा देखती है। मतलब यहाँ पे जो मोफाई है वो भी उसके जाल में आने लगती है, तो इसके दिल में भी उस बंदे के लिए कुछ कुछ होने लगता है। और यहाँ पे युवान भी मोफाई के पास आ जाता है और उसे कहने की कोशिश करते कि अरे यार प्लीज यार मतलब नींद से उठो, वो बंदा तुम्हें धोखा दे रहा है, वो बंदा तुम्हें जानबूझ के अपने जाल में फंसा रहा है, प्लीज ये सब मत करो। लेकिन यहाँ पे ना ही मोफाई युवान को देख सकती है ना ही सुन सकती है, तो उसके बाद को ना ही वो सुनती है और ना ही समझती है। और इसके बाद से वही लड़का मतलब युवान जैसा दिखने वाला बंदा और प्लस जो मोफाई है दोनों बहुत टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं, साथ में घूमते हैं, बहुत सारी बातें वगैरह करते हैं। और एक दिन उनके शहर में मतलब एक लाइट हाउस था, उसके ऊपर वो दोनों बैठ के आराम से ऐसी बातें कर रहे हैं, जहाँ पे वो बंदा मोफाई से कहता है कि जहाँ मतलब फिलहाल के लिए हम हैं, जिस देश में हम हैं, यहाँ पर मतलब क्रिमिनल वगैरह होना बहुत आम बात है, लोग किसी को भी मार डालते हैं, किसी से भी कुछ भी चोरी वगैरह करते हैं। मतलब ये जगह मुझे पसंद नहीं है, मुझे एक शांति वाली जगह पे जीना है। जो सुनने के बाद मोफाई बोलती है क्या इसे शांति वाली जगह, ऐसी जगह दुनिया में वाकई में है कि नहीं? ये सुनने का तो बंदा बोलता है कि हाँ है ना, ऐसी एक नहीं ऐसी बहुत सारी जगह है। असल में मैं एक ऐसा बंदा जो कि पूरी दुनिया में घूमता हूँ, यहाँ आने से पहले मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ और पूरा डिटेल में बताने लगता है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े देश में गया था, जहाँ पे बहुत सारे मतलब कमर्शियली प्लस मतलब हर जगह से बहुत देश वो सक्सेसफुल है। इसके अलावा मैं जमीन का अंडरग्राउंड देश है वहाँ पे भी गया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आया था जहाँ क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, जहाँ मार कट करना बहुत आसान है। और प्लस मतलब एक ऐसे जगह पे गया था मतलब जो समुद्र तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, इसके दूर मतलब एक ऐसा भी शहर है जहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर है, जिसके आगे मतलब एक बहुत सफेद झील है जो कि देखने से एकदम ऐनक जैसा दिखता है। और प्लस एक बहुत बड़ा पूरा लाल फूलों का गार्डन है जो कि देखने से खाली लाल लाल लगता है। वो ऐसा जगह है ना मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसी को कोई भी समस्या है, जहाँ लोग एकदम शांति से रहते हैं, जहाँ पे कोई भी जाके एकदम शांति से रह सकता है, किसी को नहीं झगड़ा करने की जरूरत है, ना ही किसी को मारने की, ना ही किसी की जान लेने की कोई भी जरूरत है। और मोफाई से कहता है वो ऐसी जगह है जहाँ जाओगे तुम्हें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, तुम्हें ना ही किसी की जान लेनी पड़ेगी, ना ही किसी चीज़ का टेंशन रहेगा, तुम आराम से वहाँ पे अपनी जिंदगी बिता सकती हो। और मोफाई की तरफ मतलब अपना हाथ देकर कहता है क्या मतलब मेरे साथ तुम वहाँ पे जाना चाहती हो, उस महल में तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहाँ जो मोफाई वो अपना काम कर रही है, मतलब जैसे उसका काम है दूसरे को पैसे के बदले मारना, तो ये काम कर रही है और मार के मतलब अपने घर पे जाती है। तभी सामने से वही बंदा दिखता है तो अपना तलवार छुपा लेते, अभी अभी वो बंदे को मार के आई है तो उसके तलवार पे खून वगैरह लगा है। और वो बंदा मोफाई को देखते बोलता है अरे मोफाई अच्छा तुम यहाँ पे मिल गई, मैं तुम्हारे घर पे ही मतलब आने वाला था, मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह लाया हूँ। तो मोफाई बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम आगे जाओ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। तो चला जाता है और यहाँ पे मोफाई को मतलब अच्छा नहीं लगता कि वो बंदे को मतलब मार कर एकदम पसंद नहीं है, लेकिन इसका काम ही है खून खराबा करना और फिलहाल लोग खून खराबा ही करके आ रही है, दूसरे बंदे को मार के आ रही है। इसके बाद मोफाई भी अपने घर पे जाती है जहाँ पे बंदा पहले से, और उसके लिए उसने मतलब खाना वगैरह तैयार करके रखा है। और वो बंदा मतलब जैसे मोफाई को देखता है वो कहता है कि अच्छा वो तुम आ गई, देखो मैं तुम्हारे लिए अभी अभी खाना तैयार किया हूँ, ये बहुत अच्छा है बहुत गर्म है, इससे जल्दी से आओ और बैठो मतलब मेरे साथ खाना खाओ। तो भी बैठती है और खाना वगैरह मतलब वही खाने के लिए बैठ जाती है और दोनों थोड़ा बहुत बात करने लगते हैं, जहाँ वो बंदा मोफाई को बताता है कि देखो ये जो मतलब फूड है ये मतलब मेरे खानदान से चला आ रहा है, मेरे खानदान वाले खाली बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा स्पेशल फूड है जो कि आज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। और यहाँ पे सारा युवान भी देखता है, सोचते कि यार ये बंदा मतलब मोफाई के पीछे पड़ा रहेगा, आसानी से छोड़ेगा नहीं, देखो यार कितना उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। और तभी मतलब मोफाई का थोड़ा सा ऐसा हाथ जल जाता है, जो देखने का तो बंदा मोफाई का ऐसा हाथ पकड़ लेता है, उसे फूकने लगता है, कहता है कि अरे यार तुम्हारा हाथ जल गया क्या, रुको मैं तुम्हें देखता हूँ। उसके बाद मोफाई बोलते कि नहीं नहीं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जला वाला कुछ नहीं, बस हल्का सा खरोच लगा मतलब हल्का सा खाली जला है। उसके बाद मतलब वो उस बंदे से पूछते हैं मोफाई क्या मतलब तुम्हें लोगों को मारना वगैरह नहीं ना पसंद। ये सुनने का तो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे लोगों को मारना नहीं पसंद, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, तुम शायद ये सवाल मुझसे इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हारा काम है लोगों को मारना, तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जो देश है जहाँ हम अभी फिलहाल के लिए हैं, जहाँ तुम रहती हो, जो मतलब जहाँ से तुम बचपन में जहाँ से मतलब तुम पैदा हुई हो, जहाँ से तुम अभी तक जिंदगी जी हो, वो ऐसा देश है मतलब यहाँ तुम्हें अगर जीना है तो तुम्हें मार काट करना पड़ेगा। तो मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करता हूँ। और यहाँ पे मतलब युवान को दिमाग खराब हो रहा है कि अरे यार ये बंदा तो अपने सारी चिकड़ी चुपड़ी बातें में इसको पटा लेगा मोफाई को, एंड में से धोखा देगा। इसके बाद जो मोफाई हो उस बंदे को अपना बचपन का कहानी बताते हैं कि जब वो छोटी थी उस समय 2-3 गुंडों ने इस पर हमला किया था, लेकिन उस समय एक आदमी ने आके इसकी जान बचाई थी। और वो पहली बार जिंदगी में मतलब मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ था कि पहली बार मैं उतना अच्छा आदमी देख रही हूँ, और जब मतलब मैं तुम्हें वापस देखी तब मुझे ऐसा लगा था कि वापस मैं उस आदमी से मिल रही हूँ, मतलब दोनों के बीच में ऐसे एक स्वीट सा मूवमेंट आ जाता है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है अच्छा इसी बात है, फिर तुम्हें उस आदमी को बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ, अगर उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई रहती तो शायद मैं आज तुमसे ना मिल पाता। और कहता है देखो मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी मतलब ऐसी नर्क से कम नहीं है क्योंकि तुम्हें दूसरों को मारना पड़ता है, प्लस तुम्हारी जान का भी खतरा बना रहता है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं मतलब तुम्हें इस नर्क से आजाद करूंगा, तुम्हें ऐसी नर्क भरी जिंदगी में नहीं रहने दूंगा। और दोनों के बीच में ऐसी स्वीट सा मूवमेंट आ चुका है, दोनों मतलब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और यहाँ पे युवान का दिमाग खराब हुआ जा रहा है कि साला ये बंदा नहीं सुधरेगा, ये बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं, एकदम मोफाई के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ जो मोफाई है मतलब उन जगह पे आई है जहाँ उसको काम मिलता है, मतलब जहाँ से मतलब उसे सुपारी वगैरह मिलती है कि हाँ इस बंदे को मारो, तो वहाँ पे आई है और मन में ठान के रखी है कि यहाँ पे मतलब मैं आखिरी बार आ रही हूँ, अपना आखिरी काम करूंगी और जो मुझे पैसे मिलेंगे वो पैसे लेकर मैं टिकट वगैरह लूंगी और देश से मतलब वहाँ चल जाऊंगी जहाँ पे मतलब शांति भरी दुनिया, जहाँ मतलब बंदा बात कर रहा था कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा
महल है, जहाँ बहुत बड़ा गार्डन है, एक सुंदर से झील है जहाँ मतलब कोई झगड़ा नहीं होता, जहाँ कोई भी लड़ाई नहीं होता। मैं जाऊँगी मतलब अपने उस बंदे के साथ जाऊँगी और वहीं पर जाके अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊँगी। तो अपना आखिरी मिशन लेने आई है, जहाँ पर जो बंदा इसे मिशन देता है मतलब सुपारी वगैरह देता है, वो बंदा भी कहता है कि अच्छा मतलब मैंने सुना था कि जो मोफाई है वो किसी के प्यार के पीछे पड़ गई और तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा है। ये सुनने के बाद मोफाई बोलती कि ज़्यादा मतलब मेरे पर्सनल मामले में मत आ, मैं यहाँ से तेरे को सुपारी वगैरह लेने आई हूँ, अगर है तो चुपचाप मुझे दे दे। तो बंदा बोलता है कि अच्छा हाँ है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और उससे एडवांस पेमेंट मांगती है तो एडवांस पेमेंट भी दे देता है। उसके बाद मोफाई जाने लगती है और जाने से पहले बंदा बोलता है देखो मतलब ये तुम्हें क्या करना है वो तुम ही डिसाइड करो, मतलब किसी के पर्सनल मामले में टांग अड़ाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो जो लड़का है ना, जो मतलब जिसके प्यार के पीछे तुम पागल हुई हो, वो लड़का कोई मतलब मुझे अच्छा लड़का नहीं लग रहा, देखना वो एंड में तुम्हें चोटी पहुंचाएगा। लेकिन मोफाई उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और चली जाती है और अपना मतलब आखिरी मिशन कर लेती है, उससे उसे पैसे कमा लेती है और टिकट वगैरह वो ले लेती है। और जो लेने के बाद उसी बंदे के पास जाती है, मतलब युवान जैसा दिखने वाले बंदे के पास, जिससे मतलब प्यार करने लगी है, और कहती है देखो मतलब मैंने पैसा जमा किया है, 2 टिकट मिल गए हैं, तो अब ये 2 टिकट से हम साथ में जाएंगे जहाँ तुम बात कर रहे थे और वहाँ मतलब अपनी हंसी खुशी जिंदगी बसाएंगे, लड़ाई बड़ी झगड़े से मतलब एकदम दूर। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो हम 3 दिन बाद लगभग जाएंगे और जो लाइट हाउस है वहाँ पे इंतजार करना, मैं वहाँ पे आऊँगा और वहाँ से हम दोनों साथ में जाएंगे। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद और जो मोफाई है वो भी अपना सामान वगैरह पैक करके लाइट हाउस पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ रास्ते में 2-3 बदतमीज आदमी दिखते हैं जो मोफाई के पास आके हंसने लगते हैं, कहते देखो ये तो मोफाई है, ये इतनी खतरनाक हो रहा था कि सारे आदमी वगैरह इससे डरते हैं, सबको मतलब एक बार में जान से मार डालती है। लेकिन देखो यार ये तो लगता है किसी से प्यार करने लगी है और मतलब ये देश छोड़ के तो बाहर जा रही है प्यार से अपनी जिंदगी जीने। देखो ये लड़की को क्या हो गया। लेकिन जो मोफाई है वो खाली चुपचाप मतलब इनको घूर के देखती है, कुछ भी नहीं बोलती, जिस बात पर उन बंदों की फट जाती है और वो माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज मोफाई हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज हमें मारो मत। लेकिन यहाँ पे मोफाई ने ठान लिया कि अब से वो खून खराब नहीं करेगी, अपनी अच्छी एक जिंदगी जिएगी, इसलिए मतलब उन बंदों को कुछ भी नहीं करती और लाइट हाउस पे पहुंच जाती है और वहाँ उस बंदे का इंतजार करने लगती है। और यहाँ पे युवान है, युवान भी देखता है कि यार यार वो बंदा मतलब अभी तक आया नहीं है, उसने मोफाई को बुला लिया, यार वो बंदा नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे मोफाई इंतजार करती है और यहाँ पे युवान को देख के अच्छा नहीं लगता कि यार यार बेचारी के साथ कितना बुरा हो रहा है, इसको अभी तक कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। और लगभग ऐसे करते हुए आधा दिन निकल जाता है, जो मोफाई है वो इंतजार कर ही रही है लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं लाइट हाउस के ऊपर हूँ, शायद वो लाइट हाउस के मतलब नीचे इंतजार कर रहा होगा। तो नीचे भी देखती है लेकिन नीचे कोई भी नहीं रहता, तो थोड़ी सैड हो जाती है कि यार यार अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे युवान देखता है कि यार यार वो बंदा नहीं आने वाला, प्लीज मोफाई जाओ अपनी पहले जैसी जिंदगी जियो, मतलब ये सब मत करो, उसके पीछे मत रहो। और उसको इंतजार करते करते लगभग 3 दिन और 3 रात हो जाता है, लेकिन अभी तक उस बंदे का इंतजार कर रही है। और यहाँ पे युवान को देख के ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उससे वो कहना चाहता है कि प्लीज यार ऐसा मत करो, उसके लिए इंतजार मत करो, वो बंदा कभी नहीं आने वाला है, वो तुम्हारा प्यार कभी डिजर्व भी नहीं करता, वो बंदा अच्छा है नहीं, प्लीज जाओ वापस जाके रहो। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है यार, मेरी बात सुनो, प्लीज सुनो यार, यहाँ से तुम चली जाओ। लेकिन असल में उसको ना ये देख पा रही है ना ही इसको सुन पा रही है। ऐसा करते करते सुबह भी हो जाती है, सुबह भी मतलब वो बंदा नहीं पहुंचा है। तभी वहाँ पे वो बंदा आता है जो मतलब मोफाई को सुपारी वगैरह देता था और वो कहता है कि अरे यार तुम्हारा मतलब दिमाग खराब है, तुमने 3 दिन से यहाँ पे इंतजार करी हो, असल में ये जाल है, प्लीज यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे दुश्मन वगैरह लाइट हाउस के नीचे मौजूद है। और वहाँ पे मतलब सच में नीचे 10-15 या फिर उससे भी ज्यादा दुश्मन वगैरह मोफाई के आ गए थे मोफाई को मारने के लिए, और वो मतलब हमला करके जो लाइट हाउस के ऊपर का एरिया रहता है वो ब्लास्ट कर देते हैं, जिस कारण जो मोफाई है उसको भी थोड़ा बहुत चोट लगता है, बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं। और उसका मतलब जैसे उठती है, जैसे मतलब चोट वगैरह लगा तो उठती है और समझ आती है वो बंदा जिसका वो इंतजार कर रही है उसको पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा, किसी ने शायद उसको मतलब चोट वगैरह पहुंचाया होगा, इसलिए वो अपने तलवार लेके निकल जाती है उन सारे लोगों को मारने जो कि इसको मारने आए हैं। तो लाइट हाउस के नीचे उतरती है और मन में सोच के रखी कि नहीं उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे बचा लूंगी, मुझे यहाँ से मतलब अब नहीं रहना, मुझे यहाँ से मतलब निकलना है और उसके साथ अपने हंसी खुशी जिंदगी जीना है वहाँ पे उस महल में जहाँ वो बात कर रहा है। और नीचे जैसे लाइट हाउस के आती है, ढेर सारे मतलब 3-4 बंदे उस पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन मोफाई उन सबको मार डालती है। उसके बाद वो लाइट हाउस के बाहर भी आती है जहाँ बाहर ढेर सारे बंदे मतलब उसको मारने का इंतजार कर रहे हैं। और उन सारे लोगों ने एक छोटी बच्ची को भी पकड़ के रखा है और मोफाई को धमकी देते कि देखो मोफाई अगर तुमने मतलब हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हमने इस बच्ची को मतलब मार देना है, हम इस बच्ची को जान से मार डालेंगे। तो मोफाई वो बच्ची से सवाल भी पूछते क्या तुमने लंबे बाल वाले आदमी को देखा है, मतलब जिसके साथ में रहती थी, जिससे मतलब मैं प्यार करती हूँ। तो बच्ची बोलती है कि हाँ वो मुझे बचाने आए थे लेकिन इन लोगों ने मतलब उनको मार डाला। इसका 2 लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये बच्ची सही बोल रही है, अगर तूने हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम इस बच्ची का भी हालत वैसे करेंगे जैसे हमने उस लड़के का हालत किया। जो सुनने के बाद मोफाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपना तलवार निकाल के उस सारे लोगों की तरफ मार डालती है, मतलब सबको वहाँ पे जितने भी दुश्मन थे वो सबको मार डालती है। और उसके बाद वो बच्ची को गले लगा लेती है और कहती है प्लीज डरो मत, देखो तुम्हारी बहन यहाँ पर, तुम्हारी बड़ी बहन आ चुकी है, तुम्हें कुछ भी होने नहीं देगी। लेकिन तभी वो जो छोटी बच्ची रहती है वो मोफाई को चाकू मार डालती है और यहाँ पे मतलब मोफाई को समझ नहीं आ रहा यार इस बच्ची ने मुझे क्यों मारा। और तभी वहाँ पे वो बंदा भी पहुंच जाता है, मतलब जिससे मोफाई प्यार करने लगी थी और इसी ने मतलब उस छोटी बच्ची को बोला था ऐसा करने को। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो डेमन स्पिरिट सीड मैनुअल एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो अपनी परी है मोफाई, ऊपर जो जड़ वगैरह है उसका नाम मतलब बंधी हुई थी और पूरी बेहोश थी, और जो मतलब हमारा मेन कैरेक्टर युवान था उसने अपनी जान दे दी थी, तो वो मर चुका है। और यहाँ पे जो मोफाई है उसको धीरे धीरे होश आने लगता है, उसको सामने मतलब कभी उस बंदे का चेहरा दिखाई देता है जिसने इसको धोखा दिया, प्लस कभी कभी उसको मतलब युवान का चेहरा दिखाई देने लगता है और सारी मेमोरी इसके सामने आने लगती है, उसकी बचपन की मेमोरी कि वो कोई और बंदा नहीं था बल्कि युवान था जिसने उसकी जान बचाई थी। मतलब जब युवान आया था इस दुनिया में वो मोफाई से बात करना चाहता था, लेकिन नहीं मोफाई से देख पा रही थी, नहीं सुन पा रही थी। लेकिन अब मोफाई को सब याद आ रहा है कि नहीं उस समय मतलब मेरे साथ ही था युवान, वो हमेशा मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन एंड में मतलब नहीं मुझे वो दिखाई दे रहा था, नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन उसे अब सब समझ आ जाता है और यहाँ पे फिर उसे होश भी आ जाता है। तो जितने भी जड़ वगैरह थे जिसके अंदर वो बंद थी वो सबको मतलब हटाने लगती है, उसे तोड़ने लगती है और एंड में पूरा वो तोड़ भी देती है और अपने मतलब अब परी के रूप में आ जाती है कि फाइनली अब परी बन चुकी है। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिस बंदे ने उसे धोखा दिया था उसने उसे परी बना दिया था, तो अब वो पूरी परी बन चुकी है और आसपास का जो माहौल था पहले जैसे एकदम नॉर्मल हो जाता है, पूरा एकदम क्लियर हो जाता है, पूरा आसमान दिखाई दे रहा है। और फिर मोफाई आती है युवान के पास और देखती है जो युवान है वो मारा जा चुका है, उसके पास आती है, उसके पास बैठती है और कहती है फाइनली मुझे मतलब यकीन हो चुका है कि तुम वो नहीं हो जिस बंदे ने मुझे धोखा दिया था। क्योंकि एपिसोड 1 से हम देखते आ रहे हैं कि जो मतलब मोफाई है उसे ऐसा लगता है युवान ही वो बंदा है जिसने इसको धोखा दिया था, एंड में मतलब इसकी जान ली थी, एंड में जबरदस्ती जिसने मतलब इसको परी बनाया है, लेकिन नहीं ये मतलब युवान है दूसरा बंदा है। तो ये बातें मतलब समझ आती है और कहती है कि तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया, तुमने क्यों मेरे लिए मतलब अपनी जान दे दी, तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। प्लीज मैं तुमसे मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि वापस आ जाओ, तुम्हें मर नहीं सकते, मतलब तुम मर नहीं सकते, वापस आ जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी प्रोटेक्शन करोगे, लेकिन ऐसे कैसे प्रोटेक्शन करोगे, इसलिए प्लीज वापस आ जाओ, तुम मतलब ऐसा नहीं कर सकते। मैं समझ चुकी हूँ तुम क्या कहना चाहते थे, तुम्हारे दिल के अंदर क्या बात थी, लेकिन जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो मैं समझ के क्या मतलब, इसलिए प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन जो युवान है वो मारा जा चुका है, एकदम उठने का वो नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि उसकी जान अब निकल चुकी है। तो मतलब यहाँ पे मोफाई भी समझ आती है कुछ भी बोल लूँ अब ये जगने वाला नहीं है, और यहाँ पे मोफाई भी समझ आते हैं कि अब ये उठने वाला नहीं है, तो वो उठ के वहां से जाने लगती है। तभी जो युवान रहता है उसका आँख खुल जाता है और वो मतलब जैसे उसकी आँख खुलता है वो मोफाई का पैर पकड़ लेता है और मोफाई भी देखते कि अरे भाई किसने मेरा पैर पकड़ा, तो वो और कोई नहीं बल्कि युवान था। फिर युवान खड़ा हो जाता है, मोफाई से बात करने लगता है और युवान मोफाई से कहता है कि देखो यार मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। और वो मोफाई से कहता है यार तुम मतलब ऐसी भी बातें कर सकते हो, इतनी मतलब सैड बातें मुझे नहीं लगा था तुम इतनी इमोशनल इतनी सैड बातें मुझसे कर सकती हो, क्योंकि मैं कब से देखे आ रहा हूँ तुम खाली मेरा जान निकालना चाहती हो, लेकिन यार तुमने इतनी अच्छी बात की और फाइनली मैं अच्छे से तुम्हारा चेहरा अब देख पा रहा हूँ और तुम्हारा चेहरा सच में नॉर्मल लड़की जैसा ही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोफाई को गुस्सा आ जाता है, वो अपना तलवार निकाल लेती है और युवान पर ठान लेती है और कहती है तू मतलब कब से नाटक कर रहा था, तू असल में मरा ही नहीं था। ये सुनने बाद युवान मतलब उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहते अरे प्लीज यार मुझे मारो मत, मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं मर चुका हूँ लेकिन मैं एंड में जिंदा हूँ, क्योंकि जो बुक वाली परी है उसने मुझे बताया था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, कभी जिंदा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन यार देखो फिलहाल के लिए मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रिंसेस है जिस जो मतलब मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रही है, शायद उसने मुझे ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी दे दिया जिस कारण शायद मैं मौत को भी स्केप कर पाया हूँ, मतलब मौत भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया। देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ, शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं मर ही गया, मैं बचूंगा ही नहीं, लेकिन एंड में देखा कि यार मेरी भी आँख खुल गई, तो मुझे भी पक्का है कि नहीं है, मुझे तो लगा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं सब जिंदा हूँ, इसलिए मेरी गलती नहीं है, प्लीज यार मुझ पर गुस्सा मत करो, मुझे तो लगा था कि मैं मर ही गया हूँ। तो इसका मोफाई युवान से कहते हैं अच्छा ठीक है इस बार के लिए मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा किया था मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी जो बुक वाली परी है युवान के पास आती है और कहती है फाइनली हमारा काम हो चुका है, मतलब जिस काम के लिए हम इस दुनिया में आए थे वो काम हो चुका है, तुम्हारा रिलेशनशिप मोफाई के साथ अब अच्छा हो चुका है, तब मतलब तुम मुझे अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और तुम उसके पक्का फाइनली मालिक बन चुके हो। तो ये सुनने के बाद युवान भी खुश हो जाता है, मोफाई से कहता है चलो अब मतलब हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो चुका है तो हम लोग साथ में फ्यूजन वाला टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद मोफाई को कुछ समझ नहीं आता, फ्यूजन टेक्निक में कुछ समझ ही नहीं है, तो असल में कैसे फ्यूजन टेक्निक में दोनों फ्यूज हो जाएंगे ताकि एक साथ भी दोनों का पावर आ जाए, फिर मतलब यूज कर पाएंगे। तो उससे सुनने के बाद मतलब युवान बोलता है कि अरे मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए इस दुनिया से निकल के अपने असली दुनिया में जाते हैं, तो दोनों निकल जाते हैं और फिर मतलब अपने असली दुनिया में आ जाते हैं। जो प्रिंसेस है जो इसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रही थी युवान को वो भी देखती है और देखती है अरे भाई युवान वापस आ चुका है, तो भी कहती है कि यार फाइनल तुम वापस आ चुके थे, मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आ पाओगे। और इतना बोलते जो प्रिंसेस रहती है वो बेहोश हो जाती है, तो युवान उसको लेता है साइड में मतलब सुला देता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया प्रिंसेस, तुम्हारे कारण ही मतलब मैं आज ये कर पाया, अगर तुम ना होते तो शायद मैं नहीं कर पाता। और इसके बाद तैयार हो जाता है एक बैडेस्ट फाइट के लिए और मतलब आ जाता है कि चलो यार फाइनली ये सब काम हो चुका है, तो अब सीधा लड़ाई का समय आ चुका है और मतलब मेरे और मोफाई के बीच में रिलेशन अच्छा हो चुका है, तो हम दोनों साथ में फ्यूजन का टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। तो मोफाई को इशारा बोलता है कि चलो यार मोफाई अब तैयार हो जाते हैं, हम लोग फ्यूजन टेक्निक करते हैं, फिर इसको सबक सिखाएंगे। मतलब सामने मतलब जो मोफाई है एक बंदे से लड़ रही थी, एक स्कबी से लड़ रही थी और कोई नॉर्मल स्कबी नहीं था बल्कि स्कबी का लॉर्ड था। तो ये मोफाई को इशारा बोलते हैं कि चलो भाई फ्यूजन टेक्निक यूज करते हैं। तो जो मोफाई है वो सबसे पहले एक लाइट मारती है युवान पे और तभी जो मोफाई है वो भी युवान के पास आ जाती है, उससे चिपकती है। उसके बाद एक बहुत मतलब जोरदार धमाका होता है, मतलब एक लाइट निकलती है जोरदार। उसके बाद जो मतलब मोफाई है और जो मतलब युवान है दोनों फ्यूज हो चुके हैं, मतलब दोनों की बॉडी एक अंदर आ चुकी है और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बैड है एकदम डेमन जैसा दिख रहा है युवान। और ये सब उस कबिस का मतलब जो लॉर्ड था वो भी देखता हूँ, कहता साला मतलब ये वही परी है जिसके बारे में सुना, कोई बात नहीं है जो परी है और मतलब जो भी तूने साथ में फ्यूजन किया मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से मार दूंगा। और युवान की तरफ बढ़ जाता है हमला करने के लिए और यहाँ पे मतलब युवान भी देखता सोचता साला तू पहली बार कभी से तुझे तो मारना बनता है, मैं तुझे सबसे पहले मारूंगा। और यहाँ पे दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है और यहाँ पे युवान
युवान एक छोटा सा हमला करता है जो कि उस कबिस को लगता है, और जिस कबिस है ना, कबिस का राजा, और डायरेक्ट जाकर पीछे मतलब टकराता है, जो पेड़ था उससे टकराता है। उसके बाद फिर से युवान उस पर हमला करता है, लेकिन इस हमले से मतलब वो बच जाता है और साइड में वो भाग जाता है। और इसके बाद जो उस कबिस का वो लॉर्ड है और युवान दोनों के बीच में वापस से लड़ाई कंटिन्यू रहती है, और दोनों मतलब एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। कभी उस कबिस का राजा अपने तलवार से हमला कर रहा है तो युवान अपने हाथों से रोका हुआ, मतलब उसे रोक रहा है, दोनों के बीच में ऐसी फाइट चालू है। उतने में युवान एक जोरदार लाट मारता है उस कबिस के राजा से, जिससे मतलब वो हवा में टकरा जाता है, मतलब हवा में सीधा चल जाता है। तो युवान भी उसके पीछे आता है, हवा में दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। हवा में मतलब फिर दोनों के बीच में लड़ाई चालू है, और यहाँ पे जो कबिस का राजा उसकी तो सच में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, क्योंकि परी के फ्यूजन के बाद जो युवान है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो भी सोचे कि बाप रे यार, ये नल्ला लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। तो इसके बाद जो कबिस का लॉर्ड रहता है वो मतलब अपना सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करने वाला रहता है। वो देखने को युवान कहता है अच्छा इसी बात है, तो अपने सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करेगा तो कोई बात नहीं, मैं भी वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक यूज करूंगा तेरे पर। उतने में जो बुक वाली परी रहती है वो बोलती है युवान से, अरे जल्दी जो भी करना है जल्दी कीजिए, कि जो फ्यूजन का टाइम है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, तो आप और जो परी है फिर से पहले जैसा अलग हो जाओगे, तो पहले जैसे आप नल्ले हो जाओगे, इसलिए जो भी करना है जल्दी कीजिए। तो ये देखने के बाद युवान भी बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, खत्म होने वाला है। मैं सोचा थोड़ी देर और मजे करता हूँ, लेकिन एक बार में इसे निपटाता हूँ। तो भी अपने बहुत पावरफुल अटैक करता है, और ये मतलब बहुत पुरानी टेक्निक थी, उससे हमला कर देता है। और ये टेक्निक देखने के बाद जो मतलब लॉर्ड रहता है इसका भी, इसको वो भी सोचता है साले तूने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। उतने में जो मतलब हमला था युवान पूरा उस पर कर देता है, और वो सीधा हमला जाके लगता है इसका भी इसके लॉर्ड पर, और मतलब जिसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसका भी इसका जो लॉर्ड है नीचे जमीन के अंदर टकराता है और बहुत उसे चोट लगती है, और उसका भी इसका लॉर्ड वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फ्यूजन का टाइम खत्म होने के कारण जो युवान और मोफाई दोनों अलग हो जाते हैं, और फिर युवान भी होश रहता है। तो थोड़ी देर बाद उससे होश भी आ जाता है, तो बाजू में देखता है जो मोफाई है वो खड़ी हुई है, और सामने जो कबिस का लॉर्ड था वो भी बेहोश पड़ा हुआ है। तो जो मोफाई है वो युवान को बताती है कि मरा नहीं है, अभी फिलहाल के लिए खाली बेहोश हुआ है, मतलब अभी भी ये जिंदा है। तो इसके बाद वो युवान बोलता है कोई बात नहीं, बाद में इसको देखा जाएगा, इसको मारना है या फिर जिंदा रखना है। और वो मोफाई की तारीफ करने लगता है, कहता है अरे मोफाई तुम तो बहुत ज्यादा कमाल की थी, मतलब यार सच में तुम तो पहले से कमाल की थी, लेकिन जो फ्यूजन टेक्निक है तुम्हारा तो और भी बहुत ज्यादा कमाल का, तुमने तो एकदम आगे लगा दिया था। और मोफाई से कहता देखो तुम्हारी जब रियल दुनिया थी, जब तुम इंसान थी, उस समय तुम्हारा सपना था एक अच्छी से दुनिया बनाने का, एक शांत से अच्छे से जीने का, जो मतलब उस समय पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं वादा करता हूँ जो अभी की दुनिया है ये दुनिया भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी उस दुनिया में बनाने में मदद करूंगा जिस दुनिया का तुम सपना देखती थी। और तब जो युवान है उसका मतलब ध्यान परी के सिंगों पे जाता है, तो सिंह पे वो हाथ लगा लेता है, कहते हैं अरे तुम्हारा सिंह या तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का, छूने में तो और भी मजा आ रहा है। और ये इस बात पे परी को मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब मोफाई को अच्छा नहीं लगता, तो युवान को कूट देती है। और कूटने के बाद युवान की हालत खराब हो जाती है। तो जो बुक वाली परी थी वो आके बताती है यार कितने बेशरम हो यार, मतलब उसके सिंगों को हाथ लगा रहे, वो सिंह मतलब एक प्राइवेट पार्ट जैसा रहता है, तो आप गलत करें इस बात को तो आपको कूटना बनता ही है। और तभी वहाँ पे मतलब स्कूल के जो डायरेक्टर रहती है वो आती है, जिसने युवान को काम दिया था कि मेरे स्कूल के अंदर आओ और वहाँ पे जितने भी स्कबिस वगैरह उनको मारो, और एक स्कबिस को तुम मारोगे तब तुम्हें मतलब एक मैं परी की सीट दूंगी, और तुमने आज 2 को मार दिया। जो हमने एपिसोड 3 के अंदर देखा था उसने 2 फीमेल स्कबिस को मरवाया था परी द्वारा, तो वो कहता कि हाँ जैसा मैंने तुमने वादा किया था, मतलब जैसे मैंने वादा किया था तुमसे, ये लो परी के 2 सीड, और 2 परी के सीड मतलब युवान को दे देती है। और उसके बाद जो स्कूल का डायरेक्टर है उस गड्ढे के पास आती है, जिस गड्ढे के अंदर मतलब उसका कबिस का लॉर्ड पड़ा हुआ है। वो आते ही तो युवान उससे कहते हैं आप सही समय पे आए, इसको देखिए इस कबिस का लॉर्ड है, और यहाँ पे जो प्रिंसेस है ना उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, मैंने इसके साथ लड़ाई भी की लेकिन ये मरा नहीं है, फिलहाल अगर जिंदा है, तो हमें इसके मतलब आगे क्या करना है। तो ये सुनने वाले डायरेक्टर कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आगे का काम मैं संभालूंगी और इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो ये सुनने के बाद युवान भी कहते हैं भाई यार अच्छा हो गया, मुझे लगा भाई मैं ये सब करूँगा, इसके साथ झगड़ा करूंगा तो मेरे आखिर में कुछ ना कुछ मेरा ही दिक्कत आएगा, लेकिन ये बोली है कि मुझे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो चलो यार फायदा इसी में। तो मोफाई को लेकर वहां से निकलने लगता है कि चलो भाई अपना मतलब कुछ काम धंधा नहीं है। लेकिन उसको जाने से पहले वो डायरेक्टर कहती है देखो आज जो कुछ भी हुआ ना इसका मतलब अफवाह बाहर नहीं फैलना चाहिए, मतलब एक भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होना चाहिए। तो ये सुनो दीवान कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, मतलब टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और मोफाई को लेकर वहां से वो निकल जाता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो डेमो स्पीड सीड मैनुअल एपिसोड 8 की शुरुआत होती है युवान से, जो कि अपने स्कूल के अंदर है और उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इसलिए वो सो जाता है क्योंकि कल रात को उसकी लड़ाई हुई थी इस कबिस के लीडर के साथ, उसने मोफाई के साथ फ्यूजन किया था, प्लस रात में बहुत सारा कांड हुआ था जिस कारण वो रात को मतलब सो नहीं पाया, जिस कारण अगले जब स्कूल में आया तब उसको नींद आ रही है, जिस कारण वो सो जाता है। और उसका जो क्लास टीचर रहता है वो अनाउंस करता है कि देखो यार जो हमारे क्लास के अंदर आज है ना 2 नए स्टूडेंट आने वाले हैं जिसका मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और तभी वो 2 नए स्टूडेंट को बुला लेता है, और 2 नए स्टूडेंट और कोई नहीं, जो सबसे पहले जो प्रिंसेस थी वो रहती है, दूसरी जो अपनी परी थी मोफाई वो रहती है। और क्लास में आने के बाद जो प्रिंसेस है सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है मेरा नाम एन क्वीन है और आज से मैं तुम्हारी क्लासमेट रहूंगी। इसके बाद मोफाई का नंबर आता है अपने इंट्रोडक्शन देने का, लेकिन उसको थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन जैसे तैसे वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। उसके बाद उनका टीचर बोलता है अच्छा ठीक है, इसके बाद तुम लोग जाके बैठ सकते हो, तुम्हें जहां भी मतलब सीट खाली दिखाई देगा वहां पे जाके बैठ जाना। तो जो युवान रहता है युवान के बाजू में सीट खाली रहता है, तो दोनों जाके युवान के बाजू में बैठ जाते हैं। एक युवान की पहली साइड में बैठती है, दूसरा युवान के मतलब दूसरी साइड में बैठ जाती है। और यहाँ पे जो युवान है वो तो मतलब आराम से मजे कर आराम से सोया है, तो उसकी आँख खुलती है और सबसे पहले बाजू में परी को मोफाई को देख के एकदम चौंक जाता है। फिर दूसरी तरफ देखता है तो दूसरी तरफ प्रिंसेस बैठी है, वो
और भी चौंक जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई अभी अभी मैं सो रहा था, आँख खुली तो बाजू में मतलब प्रिंसेस और परी है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। और तभी जो प्रिंसेस है युवान से कहती है, यार कल रात को है ना हमने बहुत अच्छा गेम खेला था, मतलब उसके बाद से तो मतलब मेरी नींद उड़ गई थी और तुम भी गेम खेलने के कारण नहीं सो पाए थे, इसलिए तुम सो सकते हो, तुम अभी फिलहाल के लिए आराम करो। इसके बाद जो मोफाई रहती है वो भी वहाँ से बोलती है कि हाँ ये सही बोली है, कल रात को मतलब बहुत ज्यादा कांड हुआ था जिसका तुम सो नहीं पाए थे, इसलिए तुम अभी के लिए सो सकते हो। और ये बात सुनते जितने क्लास वाले रहते हो हैरान हो जाते हैं, सोचते क्या रात को कल गेम खेले थे, क्या कांड किए थे यार इन्होंने, कल रात को क्या हुआ था कि ये सो नहीं पाया, ये दोनों इतनी सुंदर सी लड़कियां क्या बातें कर रहे यार। और तभी जो प्रिंसेस वो बोलती है कि हाँ कल रात को जो मतलब कांड वगैरह हुआ था ना उसके बाद से मैं भी नहीं सो पाई थी, इसलिए मैं घर पे जाती आराम से सो गई, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है ना तुम सो नहीं पाए थे, इसलिए फिलहाल के लिए तुम सो जाओ और बाद में मतलब किसी और दिन हम अपने गेम कंटिन्यू करेंगे। जो सुनने के बाद क्लास वाले तो एकदम उनकी आंखें फट जाती है, सोचते हैं क्या बातें कर यार, ये लोग पहले से जानते हैं, पता नहीं इस लड़के ने इन दोनों सुंदर लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा, कौन से गेम के बारे में बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जैसे इनका मतलब लंच ब्रेक रहता है उसमें जो सारे लड़के हैं उसके क्लास के युवान के पीछे पड़ जाते हैं कि साले यार कैसा कितना एक नंबर कमीना लड़का, तो इतनी सुंदर लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या किया, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे युवान भागे जा रहा है और चिल्ला रहे क्या यार मेरे क्या किया यार, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार। लेकिन जैसे तैसे ना युवान वहाँ छुप जाता है, उन सारे लड़कों की नजर से बच जाता है। उसके बाद जो है ना लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाता है, ये कह के चलो यार फाइनली जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है वो मैं करता हूँ। तो उसकी जो बुक वाली परी है वो हमेशा उसके साथ रहती है उसके मोबाइल के अंदर, तो वो पूछती है युवान से इंपॉर्टेंट काम कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। तो युवान बताता है कि जो स्कूल में ना यहाँ पे मैं मैजिक सीखने आया था स्पेशली, तो मैं मैजिक सीखने जा रहा हूँ इसलिए लाइब्रेरी में जाता हूँ, वहाँ पे कोई ना कोई मैजिक का बुक मिल जाएगा। तो लाइब्रेरी में जाता है बुक लिखने लगता है, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो कि मतलब ऊपर आसमान में बैठी थी, मतलब बुक शेल्फ पे वो बैठी थी। तो युवान से बोलती है कि अरे भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हें बुक चाहिए क्या। तो युवान बोलता है कि हाँ मुझे एक मैजिकल बुक चाहिए, क्या मुझे मिलेगा। तो लड़की पूछती है अच्छा ठीक है मिल जाएगा, लेकिन किस चीज़ का चाहिए, मतलब कौन सा मैजिक तुम्हें सीखना है। ये सुने दीवान बोलता है मुझे मतलब प्लांटिंग का चाहिए, मतलब जिसमें खेती वगैरह कर सकता है, अच्छे से गार्डनिंग कर सकते उसका मैजिक का चाहिए। तो वो आती है नीचे अपने मैजिक से 5 बुक लाती है, युवान की तरफ देती है और कहती है अच्छा ठीक है ये 5 बुक है ना तुम्हारे काम आएगी, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारा लेवल है ना फिलहाल के लिए मैं तुम्हें 5 नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसमें से तुम 2 ले सकते हो, मतलब मैं तुम्हें 2 दे सकती हूँ। तो युवान 2 ले लेता है। तो युवान वो दोनों बुक लेके मतलब एक लेक था उसके किनारे पहुंच जाता है, खुश होकर फाइनली मतलब मुझे बुक मिल चुका है जिसके जरिए मैं मैजिक सीखूंगा, और मुझे 2 मतलब पैरी के जो सीड मिली है ना उसके जरिए मैं और परी उसके अंदर से निकालूंगा। तभी जो उसके बुक वाली परी वो कहती है कि नहीं भाई लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार, आप गलत समझ रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा कि जो बुक आप लेके आए ना वो नॉर्मल प्लांटिंग के लिए है, मतलब उससे आप नॉर्मल खेती बाड़ी कर सकते हो, उससे फूल वगैरह उगा सकते हैं, उससे परी के सीड को आप नहीं खोल पाओगे। और ये सुनते जो युवान रहता है सदमे में चला जाता है, सोचता यार अगर तुम्हें पता था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, आप बता के क्या मतलब हो रहा है। ये सुनने के बाद बुक वाली परी बोलते कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए, इसका मतलब रास्ता है मेरे पास, एक काम कीजिए जो बुक है ना बस वो मेरे पास लाइए, उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं अनलॉक कर सकती हूँ, मुझे तरीका पता चल जाएगा कि ये जो मतलब कैसे इसको अनलॉक करना है, जो परी वाली सीड है उसको कैसे अनलॉक करना है मुझे पता चल जाएगा। तो युवान बुक बाजू में लाता है, उसके बाद जितना उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह डिटेल वगैरह है ना परी सब वो अपने दिमाग में भर लेती है, उसके बाद वो बताती है अगर ठीक है मुझे पता चल चुका है। और इसके बाद युवान वो मतलब सीड अपने हाथ के सामने लेके आगे करता है, जैसे आगे करता है ना उसको पूरा डिटेल वगैरह दिखने लगता है कि जो सीड है ये कितने साल से मतलब बंद है और इसको कैसे अनलॉक किया जाएगा। तो उसमें से एक जो सीड है उसमें सबसे पहले ये लिखा था कि जिसको एक तालाब में जाओ, तालाब के अंदर है ना लोटस का फूल होना चाहिए और लोटस का फूल ना लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब हाल फिलहाल में जो उगा हो उसके अंदर डाल दो, जैसे ही मतलब थोड़े समय बाद फिर उसके अंदर से परी निकल जाएगी। और जो दूसरा सीड था दूसरे सीड में ये लिखा था कि जो चांदनी रात है चांदनी रात में तुम इसे छोड़ देना, इसमें से मतलब परी निकल जाएगी। तो युवान ऐसे ही करता है, उसके सामने जो तालाब था सबसे पहले उसके अंदर नॉर्मल लोटस के फूल डालता है, अपना थोड़ा सा पावर यूज करके उसमें जो लोटस का फूल पैदा कर देता है और एक सीड को उसके अंदर डाल देता है और दूसरे सीड को ऐसे जमीन पर छोड़ देता है कि चांदनी रात मतलब उसी समय मतलब वो रात चांदनी रात का था और वेट करने लगता है कि हाँ भाई अब होगा कि नहीं होगा। और ऐसा करते करते 3-4 दिन मतलब वेट करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, लेकिन तो भी युवान मतलब हार नहीं मानता और वो इंतजार करते रहता है कि आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। और तभी कुछ दिन बाद जो मोफाई है वो भी युवान के पास पहुंचती है और वो भी युवान के साथ फिर इंतजार करने लगती है कि हाँ भाई युवान जब तक इंतजार करता है तब मैं भी इंतजार करती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी कबिस के राजा पर। अब गाइस हमें पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, मतलब इससे पहले ऐसा लगा था कि ये पकड़ा जाएगा लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और जो कबिस का लॉर्ड एक बंदे के पास जाता है, जो ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है कि जो बंदा है ना वो कहीं का राजा है, और उसके पास जाती है जो कबिस का लॉर्ड है वो झुक जाता है, कहता है प्लीज मुझे माफ कीजिए, जो मेरा काम आपने दिया था ना प्रिंस उसको खत्म करने का वो मैं नहीं कर पाया, उसमें मैं फेल हो गया, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद जो बंदा रहता है ना जिसके लिए मतलब वो कबिस का लॉर्ड काम करता है वो सबसे पहले ताने मारने लगता है, इसको चिल्लाने लगता है, कहता है साले तू मतलब कबिस का लॉर्ड है, कोई नॉर्मल कबिस नहीं है, तुझे मतलब मैंने इतना ट्रेनिंग वगैरह दिया था, तेरे पीछे पता नहीं पैसे वगैरह खर्च किए थे, तुझे पूरा अच्छे से डिटेल वगैरह बताया गया था सब कुछ, तो जो भी प्लान था ना प्रिंसेस को मारने का वो सब पहले से तैयार था, लेकिन एंड में तो आखिर फेल हो गया, ऐसे कैसे तो फेल हो गया, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये सुनने बाद कबिस का लॉर्ड कहता है क्योंकि जो प्रिंसेस थी ना वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लड़का था, उस लड़के के पास एक परी भी थी जिसके बारे में हजारों साल से कहानी है कि महान महान परियां होती है, वो परी उसके बाद उसके साथ थी। तो ये सुनने के बाद जो किंग रहता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस परी को ले सकता हूँ, परी की पावर यूज करके मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद उसका भी लॉर्ड कहते हैं कि हाँ पैसा कर सकते हैं, लेकिन वो जो परी है ना अपने मालिक को पहचानती है तो वो आपका बात तो नहीं सुनेगी। तो ये सुनने का जो किंग कहता है ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो जाके उसको ओनर को मार दो, मतलब जो उसका मतलब ओनर है उसको जाके मार दो, उसके बाद तो परी मेरी हो जाएगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है युवान पे जो कि अभी उस तालाब के पास है और परी का जो सीड है उसके अंदर से परी का निकलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब 7 दिन हो चुका अभी तक निकली नहीं है। लेकिन तभी जो तालाब था उसके अंदर से ना अजीब सी लाइट निकलने लगती है, तो युवान के भी आँख खोलता है, देखता है कि भाई
चलो फाइनली परी निकलने वाली है। और तभी जो सीड है वो जो मतलब परी का सीड था जो उसने तालाब के अंदर डाला था वो धीरे धीरे निकल के बहुत बड़ा लोटस के फूल में बदल जाता है। और तभी जो लोटस का फूल है पूरा खिलता है, उसमें से एक परी निकलती है, जो देखने का जो युवान है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि चलो यार फाइनली 7 दिन के इंतजार के बाद परी निकली गई। लेकिन वो जो परी वो जैसी बाहर निकलती है वो कहती है कि झूठ, सब कुछ झूठ है, यहाँ पे जो कुछ है सब कुछ झूठ है। और युवान के पास देखते हुए कहती है कि साले तू है ना कमीना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। और ये देखने के बाद युवान के फट के हाथ में आ जाती है और कहते हैं कि अरे यार ये परी भी मेरे पीछे पड़ गई। सबसे पहले मोफाई को जब मैंने निकाला था उसका सीट के अंदर से, वो भी मेरा जान लेना चाहती थी और ये भी मेरा जान लेना चाहती थी। पता नहीं जिस बंदे ने इसको परी बनाया है उसने आप क्या कर दिया है। तो वो मोफाई से मदद मांगने लगता है, कहता है प्लीज यार मोफाई मेरी जान बचा लो, वरना ये मुझे मार डालेगी। लेकिन मोफाई बोलती है इसमें मेरी क्या गलती यार, तूने मतलब उसको प्लांट किया था, तूने उसको अपनी सीट के अंदर से निकाला था, तो इसमें तेरी गलती है, तू अकेले उसे संभाल। और तभी वो जो परी थी दूसरी वाली वो हमला करने के लिए आ जाती है युवान की तरफ। लेकिन जो मोफाई उसको बचाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से दूसरी जगह पर लाइट जलने लगता है, मतलब उसमें से लाइट जल रहा था, जो दूसरा सीट था ना उसमें से लाइट जलता है, और जो दूसरा सीट है उसमें से भी एक अजीब सा प्लांट निकल रहा है। और प्लांट निकलने के बाद उसके अंदर से भी एक फूल निकलता है, और जैसे वो फूल मतलब खिलता है उसके अंदर से दूसरी परी भी निकल जाती है। और जैसे दूसरी परी निकलती है जो पहली वाली परी थी ना वो जाती है दूसरी वाली के पास, वो कहती है अरे बड़ी बहन यार हम लंबे समय बाद मिले हैं, मैंने आपसे वादा किया था ना कि हम कभी अलग नहीं होंगे, देखिए हम कभी भी अलग नहीं होंगे, हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन जो दूसरी वाली परी है उसको समझ नहीं आ रहा क्या बड़ी बहन क्या मतलब, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो मेरी छोटी बहन है। तो पहली वाली परी बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। और फिर उसको भी याद आ जाता है, दोनों मतलब काफी ज्यादा खुश है कि हम लोग लंबे समय बाद एक दूसरे से मिल गए। और ये देखने के बाद युवान के फट के और 64 हो जाते हैं कि अरे यार पहले तो एक थी अब दूसरी भी आ गई, पक्का ये दोनों मिलकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो वो जाता है मोफाई से मदद मांगता है, कहता है प्लीज मोफाई यार कुछ भी हुआ तो प्लीज मुझे जान से बचा लेना। लेकिन जो दूसरी वाली परी है युवान को कुछ भी नहीं बोलते, कहते यू मास्टर देखिए हम लंबे समय बाद फाइनली हम मिल ही गए हैं। और अपना स्कर्ट हल्का सा उठा के एकदम क्यूट बनने की कोशिश करती है, जो देखने के बाद मतलब युवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, भाई क्या हो रहा है। इससे पहले जितनी भी परी आती थी वो हमेशा मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तो मतलब क्यूट बन के मुझे दिखा रही कि देखिए हम लंबे समय बाद वापस मिल चुके हैं। उतने में जो पहली वाली परी थी वो दूसरी वाली के पास जाती है, बोलती है आप क्या कर रहे यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो दूसरी वाली बताती है कि देखिए मेरे मास्टर है और इन्होंने मुझे कहा था कि जब हम कभी भी मिलेंगे तो प्लीज अपना क्यूट बर्ताव करना, मैं वही कर रही हूँ। तो पहली वाली बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपकी छोटी बहन हूँ तो मैं भी आपके साथ करूँगी। तो वो भी दोनों बहनें मिलकर ऐसे करने लगती है, अपना स्कर्ट हल्का सा उठाती है और जैसे एनिमे गर्ल करते हैं ना कि देखो मैं प्यारी लग रही हूँ कि नहीं, तो ऐसे दोनों करते हैं। युवान से पूछते देखिए हम प्यारी लग रही कि नहीं, और ये देख के युवान के मुंह में भी पानी आ जाता, सोचता रे भैया क्या माल यार, सामने मजा ही आ गया। लेकिन पीछे से मोफाई उसको डराती है, कहती है साले ठहर की नजर मत ले, दूर रख उनसे आके। और ये देख के युवान की भी फट जाती है, इसलिए अपने मुंह से पानी वो हटाता है और बुक वाली परी से बोलता है अच्छा ठीक है ये दोनों परी को वापस अपने बुक में भेज दो, मतलब फिलहाल के लिए बाहर रहने में मतलब थोड़ा खतरा है इसलिए वापस भेज दो। तो दोनों परी को वापस बुक में भेज देते हैं। दोनों को भेजने के बाद यहाँ पे जो युवान है वो बहुत ज्यादा खुश हो, कहते देखो फाइनली मुझे 2 परी और मिल गई। और पीछे से मोफाई बोलते कि हाँ हाँ 2 परी मतलब 2 मासूम सी परी एक ठरकी के हाथ में लग गई। तो युवान बोलते यार ऐसा क्यों बोल रही यार, मैं तुम्हारा ओनर हूँ, ऐसा थोड़ी ना बोलते यार। इसके बाद युवान है मोफाई से कहते हैं लगता है उस बंदे ने ढेर सारी परी बनाया है, मतलब वही बंदा जिसने तुम्हें धोखा दिया था उसने तुम्हें परी बनाया और साथ ही में ढेर सारी परी बनाया। तो जितने भी परी है उस सबके बारे में पता करूंगा और सबको देखना बाद में रिलीज कर दूंगा उनको, मतलब सच्चाई वगैरह बताकर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता अगले दिन, और जो मतलब स्कूल के डायरेक्टर थे ना उसने युवान को बुलाया था। तो युवान उसके पास जाता है और युवान जाने के बाद पूछता है अच्छा ठीक है आपने मुझे बुलाया था, क्या हुआ क्या काम है। तो डायरेक्टर कहती है अच्छा ठीक है तुम आ चुके अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।